पेपर, सेकंड पेपर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। आज बढ़ा के, आज थोड़ा सा बात जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे, ठीक ना। कल बहुत कम खिंचाया है, आज खिंचाना चाहिए अच्छा खासा पेज, ठीक है। पहले समझिएगा, आइएगा बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में कथनों में से जो है कि आपको क्या करना है, निम्न कथनों में मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। आइए, बोल रहा है पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 1951 से 56, 1951 से 56 हुआ था। उसका बोला रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान जो है कि कब आया था, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान कब आया था, वार्षिक योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ वाला आएगा आपका, चतुर्थ वाला जो है कि 78 से आपको होगा 79। 51, हाँ नहीं सुनिएगा, 78 79 जो है कि आपको रोलिंग प्लान होगा, 78 रोलिंग 79 प्लान। रोलिंग प्लान होगा, है ना। और चतुर्थ आएगा जो है कि हाँ 51 से रोलिंग 56, 56 से 61, 61 से जो है कि आपको 66, और 66 से जो है कि आपको होगा 69, नहीं 66 से 69 जो है कि आपको अब 69 से फंस 74 गया होगा, था ना 69 सर से वहाँ पे। 74, ठीक, 69 से 74 होगा। अब देखिए मिल गया, 3 को तो मिला ही दिया। अब देखिए तो खोजिए तो 4 का सी किस में दिया है, 4 का सी हमको दिख रहा है 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी और ए बी जो है कि कट गया है ना। किसमें है तो 4 का सी, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो गया। देखिए पहले 2 को मिला लीजिएगा, है ना। अगर नहीं मिलेगा 2 को तो कैसे खोजिए लीजिएगा, इतना तो जानकारी है कि 2 को खोज लीजिएगा, 2 को से मिलाना प्रयास कीजिएगा, 2 को आंसर ऐसा ही जो है कि गायब हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसमें से जो है कि आपको प्रयास कीजिएगा खोजने का, मिल जाएगा। आइएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चला था, वार्षिक योजना 66 से 69 के बीच में, 3 साल का ये वार्षिक योजना आया था। उसका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच में चला था, और रोलिंग प्लान 78 79 में जो है कि आपको रोलिंग प्लान चला था। और ये जनता पार्टी के द्वारा कौन सा प्लान चलाया गया था, रोलिंग प्लान अनवरत योजना चलाया गया था। ऑलरेडी कल चर्चा कर चुके हैं हम लोग, पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान पे चर्चा कर चुके हैं। आइए 2018 का पेपर देख लीजिएगा, जो लोग एसआई दिए होंगे 2018 में, उसका पेपर खुल रहा है, पेपर खुल रहा है। पहला सवाल सुनिएगा 18 का। 18 का पहला सवाल बोलता है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था। तो वार्षिक आय का आकलन सबसे पहला किसने किया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा, भारत में पहली बार वार्षिक जो है कि आपको, भारत में पहली बार 1867 68 में या 67 68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा वार्षिक आय जो है कि गणना किया गया। दादा भाई नौरोजी ने उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया का अनुमोदन किया था, बताया कितना था प्रति व्यक्ति आय, यह बताया है आपको कितना रुपया, 15 रुपया, सॉरी 20 रुपया जो है कि आपको बताया है। आधुनिक भारत में प्रथम जो है कि अर्थशास्त्री कौन थे, तो यह जो है कि आपको दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको थे। इन्होंने धन निष्कासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है, ड्रेन ऑफ जो है कि वेल्थ नेशन जो है कि आपको किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। और इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया, कौन सा पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसका लिखा है, दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ पुस्तक है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि अंग्रेजों के आर्थिक नीति में, अंग्रेजों के आर्थिक नीति में से एक अन्य जो है कि आलोचना, है ना, अन्य आलोचना जो है कि किसने किया है, आरसी दत्त के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। आरसी दत्त को इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो है कि आपको पुस्तक लिखे हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, आरसी दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है, आरसी दत्त के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहला राष्ट्रीय आय का गणना प्रोफेसर जो है कि आपको, हाँ वी के आर बी राव के द्वारा जो है कि आपको कब किया गया, 1931-32 में जो है कि आपको किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किसके निर्देशक में किया गया, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि वर्तमान भारत का राष्ट्रीय आय का गणना एनएसओ के द्वारा किया जाता है। और एनएसओ का गठन से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना जो है कि कौन करता था, इससे पहले सीएसओ जो है कि आपको करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है कि आपको करता था। आगे चलते हैं 2019 में, याद रखिएगा वर्ष 2019 में सीएसओ एवं एक अन्य संस्थान जिसका नाम था एनएसएसओ, दोनों का विलय जो है कि आपको कर क्या बना दिया गया, एनएसओ बना दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का बना दिया गया। सीएसओ का पूरा नाम होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एनएसओ का पूरा नाम होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑफिस नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा सर, नहीं ऑफिस होगा, दोनों में क्या होगा, ऑफिस होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑफिस है, ठीक है। सर तो आगे देखिए, संगठन में कार्यालय दे दिया।
हाँ तो ऑफिस जो है कि आपको संगठन ठीक है यही लिखता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो है कि ऑफिस लिखता है सीएसओ में। देखिए गूगल सर्च कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन होगा तो फिर तो अलगे हो जाएगा, ऑफिस होगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन तो पूरा टीम हो जाएगा फिर, है ना। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला है कि आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियां के द्वारा किया जाता है। कौन कौन विधि है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए? पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है आपका आय विधि, और तीसरा कौन सा विधि है? उपभोक्ता विधि। उपवा उत्पाद विधि, आय विधि और उपभोक्ता विधि, ये 3 विधि से हम लोग क्या करते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की क्या की जाती है, गणना जो है कि आपको किया जाता है। दूसरा नंबर सवाल क्या बोलता है सुनिएगा। दूसरा सवाल बोलता है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? 2011 के अनुसार लिंगानुपात किस में रहा है? तो लिंगानुपात, ये विकल्प जो देख रहे हैं इसके हिसाब से तमिलनाडु का लिंगानुपात सबसे अधिक है। पहला लिंगानुपात बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है कि कहाँ का देखने को मिलेगा, केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। केरल के बाद तब जो है कि आपको तमिलनाडु का होगा, यहाँ पर तमिलनाडु इसका आंसर लिया है। देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है कि आपको भारत का कितना है, भारत का लिंगानुपात 943 होने वाला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल होगा, केरल का कितना है 1084 होने वाला है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा होगा, 879 जो है कि आपको होने वाला है। और बिहार का लिंगानुपात कितना है, बिहार का लिंगानुपात याद रखिएगा 918 बिहार का लिंगानुपात होने वाला है। आइए तमिलनाडु, सॉरी केरल के बाद देखिएगा, केरल के बाद तमिलनाडु का दूसरा स्थान है 995 के साथ। टॉप सेकंड पर जो है कि आपको होने वाला है, थर्ड पर गोवा होगा 968 के साथ, थर्ड पर गोवा होगा। और फोर्थ पर कर्नाटक होगा 973 के बाद, 973 सेकंड हो जाएगा, सेकंड थर्ड हो जाएगा ये, फोर्थ हो जाएगा ये, फोर्थ हो जाएगा ये गोवा। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर का सवाल है ना। नीति आयोग का उपाध्यक्ष करंट अफेयर का सवाल है, इसको वर्तमान में याद करना। अभी वर्तमान में कौन है नीति आयोग का उपाध्यक्ष? सुमन बेरी। सुमन कुमार बैरी है। कौन है? सुमन कुमार बैरी जो है कि आपको होगा वर्तमान में। इसको देखिए यहाँ लिख दिया है, वर्तमान के हिसाब से याद जो है कि आपको करना है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सुमन कुमार बैरी है। राजीव कुमार के त्याग पत्र देने के बाद जो है कि आपको ये बने हैं सुमन कुमार बैरी। आगे चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। परमेश्वर अय्यर अभी गलती हो गया, ठीक ना, गलती हो गया। जब ये बुक छपा था तब जो है कि आपको था। अभी कौन है नीति आयोग के सीईओ? BVR सुब्रमण्यम होंगे। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि नीति आयोग और योजना आयोग दोनों एक महत्वपूर्ण जो है कि आपको महत्वपूर्ण है, और यह दोनों जो है कि आपको पढ़ना है, इसके बारे में बोल रहा है। योजना आयोग को समाप्त कर किसका निर्माण किया गया? नीति आयोग का निर्माण जो है कि आपको किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो है कि इसका पूरा नाम होता है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो है कि आपको होते हैं। आगे चलिएगा। अगला क्या बोलता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे, है ना। और ये वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बैरी जो है कि आपको होने वाले। एग्जाम के समय बोल रहा है कि अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ लिख भी दिया है कि एग्जाम के समय इसको क्या कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा कौन है। नीति आयोग के पहले सीईओ सत्यश्री खुल्लर जो है कि आपको थे, और वर्तमान में सीईओ जो है कि आपको कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो है कि आपको है। और ये बोल रहा है कि आपको एग्जाम से पहले क्या कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। यह बात लिख दिया यहाँ पर। आगे देखिएगा, ब्लू चिप कंपनी कैसी कंपनी होती है? ब्लू चिप जो कंपनी होती है ना, वो आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी होती है। कैसी होती है? आर्थिक रूप से उसका जो है कि आपको पावर जो होता है, पैसा का पावर जो होता है, आर्थिक पावर वो मजबूत होता है। तो ऐसा देखिए तो कोई मजबूत वाला ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से जो है कि आपको कैसा कंपनी होता है? मजबूत जो है कि आपको कंपनी होता है। देखिएगा, आइएगा, क्या बोलता है कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से जो है कि आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, और एवं अपने क्षेत्र में शीर्ष 3 कंपनियों में जो है कि आपको शामिल होती है। और ऐसे कंपनियों में निवेश करना अधिक जो है कि आपको सुरक्षित होता है। जो बढ़िया कंपनी होगा, जिसके पास रुपया ज्यादा होगा, वो कंपनी कभी डूबेगी नहीं। तो ऐसे कंपनी में निवेश करना भी क्या होगा, लोगों के लिए सुरक्षित होगा। जैसे टाटा समूह डूबने वाली कंपनी नहीं है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज डूबने वाली नहीं है, जैसे HDFC, LIC, है ना, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि, ये सब कैसे हो जाएगा, मजबूत कंपनी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 12वां नंबर सवाल देखिएगा, कौन सा सवाल पूछा है। आइएगा, क्या बोलता है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके
किसके सभी मूल्यों के रूप में जो है कि परिभाषित किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। मतलब पूरे एक साल में अपने देश के अंदर, मतलब जो अपना देश का सीमा क्षेत्र है उसके अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं उसके अंदर जो सेवा के कार्य हुए हैं सबको शामिल कर देंगे तो सब किसके अंतर्गत के आएगा? सबको शामिल कर देंगे तो सब जीडीपी के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा। इसी को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद क्या बोलता है कि किसी अर्थव्यवस्था या किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। नोट में दिखा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी जो है कि इत्यादि पढ़ना है। आइए इसके बारे में चर्चा कर रहा है। सबसे पहला है जीडीपी के बारे में। जीडीपी के बारे में देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। पहला बोलता है कि यह एक विशिष्ट जो है कि समय अवधि है ना, खास तौर पर या आम तौर पर एक वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग जीडीपी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जीडीपी देश के नागरिकों के अलावा विदेशी को भी क्या करते हैं? इसमें शामिल जो है कि आपको किया जाता है। जीडीपी में देश के नागरिकों के अलावा विदेश से भी जो है कि आपको शामिल होता है ना। जैसे वहां से कोई अगर पैसा भेज रहा है, कोई सऊदी अरब कमा रहा है और अपने देश में पैसा भेज रहा है तो किसमें शामिल हो जाएगा? वो जीडीपी में जो है कि आपको शामिल हो जाएगा। जीडीपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो घरेलू काम काज में लगी हुई महिला को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। जो घर घर घूम के काम करते हैं उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। स्वदेशी निःशुल्क सेवा देने वाले संगठन जो फ्री में सेवा दे रहा है ना, उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। और ब्लैक इकोनॉमी वाले जो है कि आपको जो संगठन होते हैं उसको भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखिएगा, जीडीपी और राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन में क्या जो है कि आपको समानता है। सरकार के पास संपूर्ण जो है कि आपको डेटा की कमी जो है कि आपको होती है। ये जो है कि आपको पहला बोल रहा है। दूसरा बोलता है कि समानांतर जो है कि आपको ब्लैक अर्थव्यवस्था का प्रचलन होता है। तीसरा बोलता है कि घरेलू कामकाज में महिलाओं के योगदान को शामिल नहीं करना, यह भी जो है कि आपको समानता होने वाला। और चौथा है कि शैक्षणिक संगठन की सेवा को शामिल नहीं करना। ये सब जो है कि आपको बात होगा। अगला बोलता है कि जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीएनपी को बोलता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जरा सुनिएगा इसके बारे में। क्या बोलता है कि किसी देश के निवासियों और व्यापारियों द्वारा एक वर्ष में विश्व के अलग अलग भागों से उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल जो है कि मौद्रिक को क्या कहा जाता है? जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी में देखिएगा, जीडीपी से जीएनपी में क्या अंतर होता है? जीएनपी जो होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। जहां देखिएगा एक्स को क्या डिफाइन किया है? तो एक्स बोलता है कि एक्स देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय। मतलब कि हमको अगर जीएनपी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पूरा जीडीपी को देख लेंगे। जीडीपी के बाद जो विदेश में जो लोग काम कर रहे हैं उसको एक्स माना है, उसको जोड़ देंगे किसमें? जीडीपी में जोड़ देंगे। अब माइनस किया है एम। एम क्या है कि विदेशियों के द्वारा अर्जित आय। जो विदेशियों के द्वारा अपने भारत में आकर कोई कंपनी खोल लिया, जो अर्जित आय कर रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमको क्या निकल कर सामने आ जाएगा? हमको जीएनपी निकल कर सामने आ जाएगा। क्या निकल के सामने आ जाएगा? जीएनपी। जीएनपी निकलने के लिए हम लोग किसको घटा देते हैं? घटाते हैं जो विदेशी कंपनी हमारे देश में अर्जित आय कर रहा है उसको क्या कर देते हैं? उसको माइनस जो है कि आपको कर देते हैं। तो क्या निकल कर सामने आता है? जीएनपी निकल कर सामने आता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस डिफ्लेशन को जो है कि आपको घटा देते हैं तो एनडीपी जो है कि आपको निकल के आता है। और एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस जो है कि आपको डिप्रीसिएशन को जो है कि आपको क्या करते हैं? मूल्यह्रास को जो है कि आपको घटा देते हैं। अगला है कि आपका, इसी को हिंदी में लिख दिया है, शुद्ध जो है कि आपको घरेलू उत्पाद में से कुल घरेलू उत्पाद माइनस क्या कर देते हैं? मूल्यह्रास। मतलब जो मूल्य में ह्रास हुआ है उसको जो है कि आपको घटा देते हैं। एनएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है कि आपको होता है और माइनस डिफ्लेशन होता है, मूल्यह्रास को घटा देते हैं। और एनएनपी नेशनल जो है कि आपको प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। आगे देखिएगा,
अगला बोलता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए केंद्रीय कुल जो है कि राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास को घटाते हैं और सबसे सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी से जो है कि आपको प्राप्त होता है। सबसे शुद्ध निकालना होगा तो किससे प्राप्त होगा? एनएनपी से जो है कि आपको प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे बाजार कीमत पर एनएनपी प्लस माइनस जो है कि अप्रत्यक्ष कर प्लस जो है कि आपको सब्सिडी निकाल देंगे तो यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा राष्ट्रीय आय जो है कि आपको निकल जाएगा। अगला सवाल क्या बोलता है? 13वां सवाल बोलता है कि किसी देश की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? मतलब कोई वस्तु ए नाम का कोई वस्तु है और उसका क्या बढ़ गया? दाम जो है कि आपको बढ़ गया, दाम बढ़ गया तो इसका क्या अभिप्राय है? तो दाम बढ़ने का मतलब होता है कि आपके मुद्रा का मूल्य में क्या होना? मुद्रा के मूल्य में गिरावट होना। अब वस्तु के मूल्य में क्या होना? वस्तु के मूल्य में चढ़ावट होना। मतलब कि वस्तु का मूल्य बढ़ गया है ना, आपका मुद्रा का मूल्य जो है कि घट गया। पहले आप 10 रुपया लेके जाते थे बाजार से और 1 किलो आलू खरीद के लाते थे, है ना। अब जो है कि आप 20 रुपया लेके जा रहे हैं, 1 किलो आलू खरीद के लेके आ रहे हैं। तो बताइए किसका मूल्य जो है कि बढ़ा? आलू का बढ़ा कि आपका पैसा का बढ़ा? किसका बढ़ गया? आलू का ना, आलू का जो है कि आपको बढ़ गया। पैसा का वैल्यू क्या हुआ? 10 रुपया पहले 1 किलो लाते थे आप, लेकिन 20 रुपया में ला रहे हैं तो पैसा का वैल्यू क्या हुआ? पैसा का वैल्यू कम गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लीजिए। वृद्धि होने से केवल मुद्रा में वृद्धि होगा, गलत है। केवल मुद्रा में मूल्य में गिरावट होगा, गलत है। केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा, गलत है। चौथा देखिए, यही सही होगा। मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगा, आ गया गिरावट। मुद्रा के मूल्य में 10 से 20 चला गया, गिरावट हो गया। अब वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गया वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। क्या बोलता है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि का अभिप्राय मुद्रा मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में क्या होना? वृद्धि होना है। और इस अवस्था को हम लोग मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी अवस्था को कहा जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा के मूल्य का जो है कि आपको क्या होता है? मुद्रा के मूल्य का जो है कि आपको गिरावट होता है। क्या होता है? गिरावट होता है। अब वस्तु के मूल्य का क्या होता है? वस्तु के मूल्य जो है कि आपको बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहा जाता है। इन्फ्लेशन जो है कि आपको कहा जाता है। और एक सीमा तक मुद्रास्फीति है ना उद्योग व्यापार के लिए जो है कि आपको प्रोत्साहन का काम जो है कि आपको करती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साख सृजन जो है कि आपको करना चाहिए। आगे चलते हैं। मंदी क्या होता है? मंदी का मतलब समझिएगा क्या होता है। मंदी का मतलब बोलता है कि मूल्य कारण क्रय शक्ति का अभाव जो है कि आपको यही मंदी होता है। और मंदी के रोकने के लिए साख सृजन, साख के प्रसार पर जो है कि आपको करना होगा। पैसा छीट दीजिएगा तभी मंदी नहीं। अच्छा सुनिएगा, कपड़ा जो है कि आपको मिल रहा है मार्केट में और आपके पास रुपया पैसा है ही नहीं, क्या आप कपड़ा खरीदिएगा? जाकर नहीं खरीदिएगा। और आपके पास अगर पैसा अगर आ जाएगा तो आप जाकर कपड़ा खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तो मतलब कह रहा है कि मंदी कब आएगा? मंदी देख, व्यापार में नहीं कहता मंदी चल रहा है, मतलब ग्राहक आगे नहीं रहा है हमारा सामान खरीदने के लिए। मतलब ग्राहक के पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है ना। सामान तो हमारे पास है लेकिन ग्राहक के पास पैसा नहीं है। और ग्राहक के पास जैसे ही पैसा आ जाएगा वैसा ही हमारा सामान भी क्या होने लगेगा? हमारा सामान भी बिकने लगेगा। तो वही बोल रहा है कि मंदी का मतलब होता है कि है ना, साख सृजन का प्रसार करने से मंदी खत्म हो जाएगा। अगर यही बैंक जो है कि अगर पैसा सबको बांटने लगेगी तब जो है कि सब जाकर मार्केट से सामान खरीदने लगेगा कि नहीं खरीदने लगेगा? वही बात यहाँ जो है कि आपको बोलता है। वैश्विक आर्थिक जो है कि आपको महामंदी कब आया था? 1929 में अमेरिका में जो है कि आपको आया था। आगे देखिएगा, अगला कितना नंबर सवाल है? अगला है आपका 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या बोलता है, जरा सुनिएगा। एक मिनट, लैपटॉप चालू करना। आइए, 14वां नंबर सवाल क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपका जब एक अर्थव्यवस्था में स्फीति दबाव से गुजर रही है तो क्या उपाय जो है कि अपनाना चाहिए? क्या उपाय अपनाना चाहिए? किस दबाव से गुजर रहा है? स्फीति दबाव से जो है कि गुजर रहा है। तो क्या क्या जो है कि आपको अपनाना चाहिए उपाय? प्रत्यक्ष करों को जो है कि आपको क्या कर देना चाहिए? जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको बढ़ा देना चाहिए, है ना।
और रुपये नहीं है तो उसको डायरेक्ट टैक्स को जो है बढ़ाएंगे तब रुपया कुछ ना कुछ आएगा। दूसरा बोल रहा है कि ब्याज दर को घटा देना चाहिए। ब्याज दिए है, बैंक दिया है 5% पर दिया है, अब बैंक बोलेगा कि नहीं अब हमको 3% चाहिए, तो और तो जो है कि मुद्रा कम ही जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा बोलता है कि सार्वजनिक जो है कि व्यय को बढ़ा देना चाहिए, जितना ज्यादा रुपया खर्चा कीजिएगा तो मुद्रा घटवे ना करेगा, तो यो गलती है। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल और केवल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। जब एक अर्थव्यवस्था में स्फीति दबाव, इन्फ्लेशन, स्फीति दबाव को कहते हैं इन्फ्लेशन कहा जाता है, इन्फ्लेशन से गुजर रहा है तो प्रत्यक्ष करों को जो है कि आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। और हम आपको कल बताए थे कि प्रत्यक्ष कर में कौन सा कर आपका प्रत्यक्ष कर में आता है, सुन लीजिएगा फिर से एक बार। आयकर प्रत्यक्ष कर में आता है, निगम कर प्रत्यक्ष कर में आता है, उपहार कर प्रत्यक्ष कर में आता है, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी कर, लाभांश कर, ब्याज कर, भू राजस्व कर, कृषि कर, व्यवसाय कर और पथ कर, ये सभी कर जो है ये सब डायरेक्ट टैक्स में जो है कि आपको आता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि साधारण भाषा में समझिए, क्या समझना है के लिए बता रहा है, सुनिएगा। जब मार्केट में लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो सभी लोग खरीदारी करने जाएंगे, इससे महंगाई जो है कि आपको क्या हो जाएगा, महंगाई जो है कि आपको बढ़ जाएगा। और इसे बढ़े हुए महंगाई को क्या कहते हैं, बढ़े हुए महंगाई को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई बढ़ गया, मतलब मुद्रास्फीति आ गया, मुद्रा का मूल्य में क्या हो गया, गिरावट हो गया। अब महंगा सामान क्या हो गया, सामान महंगा मिलने लगा। ठीक है, अगर किसी जो है कि आपको तरह लोगों के पास से रुपया पैसा को कम कर दिया जाए तो है ना, लोग सामान कम खरीदने के लिए जो है कि आपको जाएंगे और इससे जो है कि आपको महंगाई क्या हो जाएगी, महंगाई जो है कि आपको घट जाएगी। अच्छा, अगर आप ही को बोल दिया जाए कि आप ही को अगर पैसा हो जाए 1 लाख रुपया महीना आने लगे, है ना, तो आप क्या इधर उधर रुकिएगा, आराम से जाएगा ब्रांडेड कंपनी के शोरूम में जाके कपड़ा खरीदिएगा। अब वही 10,000 रुपया है तो बोलिएगा कि लोकलो पहन लेंगे तो चलेगा। तो वही है कि पैसा रहेगा ना तो सारा कुछ पैसा का खेला है। तो यही बोल रहा है कि पैसा रहेगा तो आप खर्च भी ज्यादा कीजिएगा, और कम पैसा रहेगा तो खर्च भी आप क्या करिएगा, कम जो है कि आपको कीजिएगा। वही बात बोल रहा है। टेक्निकल भाषा में देखिए आमतौर पर क्या होता है, टेक्निकल में इस बुक किताबी लैंग्वेज में क्या देता है सुनिएगा। मुद्रास्फीति के कारण बाजार में तरलता, मतलब पैसा क्या हो जाती है, पैसा बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति आएगा मतलब क्या होगा, पैसा सबके पास रहेगा, ठीक ना, पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब बाजार में रुपया पैसा ज्यादा छिटा जाएगा, है ना। तरलता बढ़ने के कारण बाजार में वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य जो है कि बढ़ जाएगा। और आपके पास भी 100 रुपया रहेगा, किसी के पास 500 रुपया रहेगा, सामान एक गो है और उस सामान का कीमत है 200 रुपया, तो कौन खरीदेगा, 500 रुपये वाला तो आराम से खरीद लेगा ना। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है। और मुद्रा का जो है कि आपको मूल्य क्या हो जाता है, मुद्रा का मूल्य जो है कि आपको घट जाता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता को क्या करना होगा, पैसा को बाजार से कम करना होगा, तभी जो है कि मुद्रास्फीति रुक पाएगा। और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या प्रयास जो है कि कर रही है, इस पे भी जो है कि आपको देखना पड़ेगा। सरकार को प्रत्यक्ष कर को जो है कि क्या करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देगा, तब जो है कि आपको मुद्रास्फीति थोड़ा रुकेगा, है ना, ताकि लोगों के पास क्या नहीं हो, लोगों के पास ज्यादा पैसा जो है कि आपको ना बचे, है ना। और अप्रत्यक्ष को जो है कि आपको क्या करना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर को जो है कि आपको घटा देना चाहिए, है ना, जिससे जो है कि आपको सामान हल्का सा क्या मिलेगा, सस्ता जो है कि आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला है कि सार्वजनिक व्यय सरकारी घाटा देना चाहिए। सार्वजनिक व्यय जो है कि आपको सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए, घटा जो है कि आपको देना चाहिए। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में महंगाई को नियंत्रण करने के लिए एक नीति लेकर आती है, उसी नीति को कौन कहते हैं, मौद्रिक नीति जो है कि आपको आती है। और मौद्रिक नीति के माध्यम से बैंक दर, रेपो रेट, CRR, SLR की मात्रा को जो है कि आपको क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। मंदी की बात करेंगे, मंदी के समय बाजार में तरलता यानी पैसा रुपया की क्या हो जाती है, कमी जो है कि आपको हो जाती है। अंततः सरकार एवं RBI ऐसा नीति अपनाना पड़ता है कि जिससे लोगों के पास क्या पहुंचे, लोगों के पास रुपया पैसा पहुंचना शुरू हो जाए। आगे देखिएगा अगला है 15वां नंबर सवाल। 15वां सवाल बोलता है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है कि निम्न में से किससे है। तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से जो है कि आपको किससे है, तो हस्तांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है कि भेजना, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना, यही क्या कहलाता है, हस्तांतरण जो है कि आपको कहलाता है। तो देखिए, तो पहला बोलता है कि सामान दवाओं के मूल्य का निर्धारण करना, नहीं। दूसरा बोलता है कि सरकार का बजट से, नहीं। तीसरा बोलता है कर लेखा से, नहीं। एक खाता से दूसरे खाता में क्या करना, पैसा का हस्तांतरण करना, मतलब कि भेजना, यही क्या कहलाता है, हस्तांतरण मूल्य जो है कि आपको कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है कि इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं
क्या बोलता है। हस्तांतरण मूल ट्रांसफर जो है कि आपको क्या होता है, इसका संबंध एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करना होता है और समान स्वामित्व और या नियंत्रण के तहत यह जो है कि आपको भीतर पैसा का हस्तांतरण करना होता है। ट्रांसफर पेमेंट की बात करेंगे, क्या होता है देखिएगा, यह सरकार संस्था व्यक्ति के तरफ से एक तरफा पेमेंट होता है। कोई भी एक तरफा करता है, हम कर रहे हैं आप पर, आप भी एक तरफा कर रहे हैं, या आप मेरे पे कर रहे हैं तो आप भी एक तरफा कर रहे हैं। मतलब ये सरकार आपको दे रहा है तो आप सरकार ही एक तरफा कर रहा है। ये कैसा होता है पेमेंट, एक तरफा पेमेंट होता है, जिसके बदले में सरकार संस्था और व्यक्ति को कुछ वापस नहीं आता। अच्छा, हम आपको 500 रुपया भेज देंगे तो हमारा कुछ मिल जाएगा क्या, नहीं ना मिलेगा। तो मतलब वही बोलता है कि ट्रांसफर पेमेंट ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति भेजता है ना उसको दोबारा कोई चीज उस पर नहीं मिलता है। साधारण उदाहरण की बात करेंगे, जब आपके रिश्तेदार आते हैं जो आपके जाते वक्त आपको बच्चे के पैसा देकर जाते हैं, बदले में बच्चों से कुछ नहीं जो है कि आपको मिल पाता है, तो यही कैसा हो गया, यह एग्जाम्पल जो है कि आपको हो गया, उदाहरण के तौर पे जो है कि आपको ले लिया है। बच्चे के बदले में तो फिर माता पिता को देना पड़ता है ना सर। तो बच्चा का बदला माता पिता को देना कैसे पड़ेगा, तो माता पिता दे रहा है तो माता पिता को फिर नहीं ना मिल पा रहा है, बच्चा को तो मिल गया ना, अब बच्चा को कुछ नहीं देना पड़ गया, नहीं ना देना पड़ गया। वही ना बोल रहा है कि स्वयं को कुछ नहीं देना पड़ रहा है यहाँ पर, है ना, स्वयं को कुछ नहीं देना पड़ रहा, उसी को कहते हैं हस्तांतरण मूल्य कहते हैं। हस्तांतरण भुगतान सरकार द्वारा आय और धन की पूर्ण वितरण में जो है कि आपको किया जाता है, और सरकारें और सरकारी एजेंसियां आमतौर पर ऐसे लोगों को हस्तांतरित भुगतान करती है जिनके पास आय का कोई अन्य जो है कि स्रोत नहीं है और उनका जीवन में गुणवत्ता खराब है, इसलिए जो है कि आपको देती है कि अपना जीवन गुणवत्ता को क्या करे, सुधार सके। सरकार जो है कि गरीबी को सब्सिडी देती है, पेंशन देती है, छात्रवृत्ति देती है, कल्याणकारी योजनाएं जो है कि आपको बनाकर लोगों के अकाउंट में क्या करती है, पैसा जो है कि आपको पहुंचाती है। आइएगा 18वां सवाल। 18वां बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट को कहते हैं एसडीआर कहते हैं। क्या कहते हैं, एसडीआर कहते हैं। एसडीआर में 5 गो मुद्रा आता है। कितना मुद्रा आता है, 5 गो मुद्रा जो है कि आपको आता है ना। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहला है यूएस डॉलर है, ठीक है, उसके बाद जापानी येन है, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड है, ये भी ठीक है, चाइनीज रेनमिनबी है, ये भी ठीक है। 4 गो हुआ, एगो पांचवा ये कौन हो गया, पांचवा जो है कि आपको यूरो हो गया। मतलब एसडीआर में पूछेगा कितना मुद्रा आता है, एसडीआर में मुद्रा कौन कौन आता है, तो पहला हो गया डॉलर, कौन हो गया, पहला डॉलर हो गया, जापानी येन, दूसरा हो गया येन हो गया, तीसरा हो गया आपको पाउंड हो गया, चौथा हो गया चाइना का रेनमिनबी, है ना, और पांचवा जो है कि आपको क्या हो गया, यूरो हो गया। ये पांचों डॉलर को मिला देंगे तो इसी डॉलर को कहते हैं एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है कि आपको कहते हैं, इसी को विशेष आहरण मुद्रा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अब जरा देखिएगा एसडीआर के बारे में क्या दिया है। एसडीआर 1969 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार की मुद्रा आरक्षण मुद्रा का संदर्भित करता है। ये आईएमएफ बनाया है एसडीआर को, कब बनाया है, 1969 में जो है कि आपको बनाया है। एसडीआर के मूल्य की गणना जो है कि प्रमुख मुद्राओं की जो है कि आपको भारित कटोरी से जो है कि आपको की जाती है, जिसे एसडीआर जो है कि पेटिका कहते हैं। इसमें 5 प्रकार की मुद्रा आती हैं, यूएस का डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी और यूरो जो है कि इसमें शामिल है। एसडीआर को कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कागजी मुद्रा है, तो एसडीआर कागजी मुद्रा होने वाला है। और एसडीआर का संबंध जो है कि आपको किससे होगा, आईएमएफ से होगा। किसका होगा, आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ के द्वारा ही 1989 था कि 1900 कितना था ऊपर में, 69 था ना, 69 था। हाँ, 69 में जो है कि आपको ये लाया गया था आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 2 गो संस्था की स्थापना होती है, एक होता है आईएमएफ और दूसरा कौन होता है, वर्ल्ड बैंक। ये दोनों का जो है कि आपको ये जुड़वा बहन कहा जाता है। किस संगठन का जुड़वा बहन कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जुड़वा बहन जो है कि आपको कहा जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ की स्थापना 1944 में, है ना, 27 दिसंबर 1945 को इसको स्थापित जो है कि आपको किया गया था। लेकिन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। आईएमएफ विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जुड़वा जो है कि आपको बहन कहा जाता है। नोट में क्या लिखा है, विश्व बैंक और आईएमएफ को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, ये भी बात बताया सर। आगे सर, प्लास्टिक नोट कहाँ चलता है, प्लास्टिक नोट्स कहाँ चलता है? जितना भी डेबिट कार्ड वगैरह है ना, इसको प्लास्टिक नोट ही बोलते हैं। नहीं, वो कंट्री में मुद्रा वो होता है, प्लास्टिक मुद्रा कोई चलता है मैम।
ऑस्ट्रेलिया। नहीं प्लास्टिक ये ऑस्ट्रेलिया शायद उसी में क्वेश्चन में था सर ये। प्लास्टिक मनी चलता है हाँ सर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। ऐसे बोलेगा ना, ऐसे बोलेगा कि प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं, तो डेबिट कार्ड हाँ वो तो क्रेडिट कार्ड जो होता है उसको प्लास्टिक मुद्रा जो है कि आपको कहा जाता नहीं सर है वहाँ ना, कंट्री उसको दे रखा था इसलिए। देख लीजिएगा, तब नहीं देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं तो जान ही रहे होंगे, तब बोल रहे हैं ना ज्यादा प्लास्टिक डेबिट मुद्रा। कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज होता होगा इसीलिए वो ऐसा बोल रहा सर होगा कहीं। बहुत सारे देश में चलता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यू पापना गुनी, बहुत सब जगह चलता है। डेबिट कार्ड अच्छा क्रेडिट कार्ड ज्यादा चलता होगा इसलिए ठीक, कहीं दिया होगा। प्लास्टिक मुद्रा जो है कि आपको चला। ठीक है चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन है 2018 का सेकंड शिफ्ट का, ये पीटी का सवाल है। आइएगा सेकंड शिफ्ट के पीटी के सवाल में क्या क्या दिया है जरा सुनिएगा। पहला बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम जो है कि राज्यपाल कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर के बारे में बोल रहा है। पहले जो है कि आपको कौन थे, सीडी देशमुख थे। कौन थे, पहले भारतीय बोल रहा है ना, पहले भारतीय सीडी देशमुख। पहले भारतीय कौन बोल रहा है, सीडी देशमुख जो है कि आपको होंगे, है ना। अब जरा सुनिएगा आरबीआई के बारे में। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय जो है कि आपको, है ना, इसके गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख जो है कि आपको गवर्नर जो है कि आपको थे। अंततः आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर रहते हैं और इसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। किस बैंक को, आरबीआई को कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। एक्ट कब का है आरबीआई का, आरबीआई का एक्ट आया था 1934 का एक्ट था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह प्रावधान जो है कि आपको हुआ था और इसकी स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर जो है कि आपको किया गया था। और मुख्यालय की बात करेंगे, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ होगा, इसका मुख्यालय बंबई में होगा। इसे व्यावसायिक बैंक, इसे व्यावसायिक बैंक, अच्छा इसमें व्यावसायिक बैंकों का खाता जो है कि आपको खुलता है। व्यावसायिक बैंक जैसे हो गया एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, उसका खाता कहाँ खुलता है, उसका खाता खुलता है आरबीआई के पास। क्या आम जनता आरबीआई के पास जाके खाता खुलवा सकता है, नहीं खुलवा सकता, याद रखिएगा। नहीं। आगे चलते हैं, इसमें कोई भी जो है कि आपको नागरिक का खाता नहीं खुलवा सकते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है कि आपको थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई अंतरराष्ट्रीय संस्था में भारत सरकार का एक एजेंट के रूप में काम करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसे अंतिम घड़ी का बैंक जो है कि आपको कहा, किसे कहा जाता है, अंतिम घड़ी का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारत में मौद्रिक एवं साख जो है कि आपको नीति आरबीआई द्वारा जो है कि आपको बनाई जाती है और इसे लागू की जाती है। सामान्यतः जो है कि आपको केंद्रीय बैंक कार्य के अधीन आरबीआई के द्वारा जो है कि आपको निम्न कार्य करता है। कौन कौन कार्य आरबीआई करता है, इसका लिस्ट दिया है। सबसे पहला है कि करेंसी नोटों का निर्गमन करना, मतलब छापना। कौन छापता है, आरबीआई छापता है। साख को नियंत्रण करना, पैसा को नियंत्रित करके रखता है, आरबीआई करता है। फॉरेक्स रिजर्व को जो है कि आपको करता है कंट्रोल, आरबीआई करता है। वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रण आरबीआई करता है। उसके बाद बोलता है कि विदेशी विनिमय को नियंत्रित आरबीआई करता है और मुद्रा नीति को नियंत्रण जो है कि आरबीआई करता है। आरबीआई के मुद्रा नीति, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, पर्याप्त जो है कि मुद्रा आपूर्ति को करना और महंगाई पर नियंत्रण जो है कि करना। यह जो है कि मुद्रा मौद्रिक नीति का क्या है, उद्देश्य होने वाला है। और अर्थव्यवस्था में अस्तित्व जो है कि आपको बनाना, ये भी इसका उद्देश्य होगा। आरबीआई का उद्देश्य नहीं है संसाधनों का समान वितरण करना, ये संसाधनों का समान वितरण आरबीआई नहीं करता है। और सामाजिक समानता, ये भी आरबीआई जो है कि आपको नहीं देखता है। ये दोनों आरबीआई का काम नहीं है। आगे सर आरबीआई डायरेक्ट जमा भी तो नहीं ना लेता है। नहीं, जमा कैसे ले लेगा आरबीआई, जमा भी नहीं लेता है ना। जब उसके यहाँ आपका अकाउंट नहीं खुलेगा तो कैसे जमा ले लेगा आपका धन, आरबीआई जो है कि आपका धन नहीं लेगा। आगे लेंगे, हाँ बैंक का ले सकता है जमा राशि का, कि बैंक का अकाउंट कहाँ होता है, आरबीआई के पास खुला होता है। आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि यह सब सरकार का कार्य जो है कि आपको होता है। सरकार इसके लिए जो है कि आपको राजस्व नीति जो है कि आपको निर्धारण करती है। ऊपर वाला जो काम नहीं कर रहा था, सरकार का राजस्व जो है कि आपको नीति का अंग क्या होता है, कराधान होता है, बजट होता है और सार्वजनिक जो है कि आपको व्यय होता है। आरबीआई ने 1956 में न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है। तो पूछेगा कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत करेंसी नोट कब से जो है कि आपको जारी हो रहा है, तो 1956 से जो है कि आपको आरबीआई जारी करता है। आगे चलते हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार को नोट छापने के लिए कितना करोड़ रुपया, सरकार को नोट छापने के लिए जो है कि आपको 200 करोड़ रुपया का स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार को रखना जरूरी जो है कि आपको होता है। और इसमें कम से कम जो है कि आपको कितना 115 करोड़ रुपया जो है कि आपको स्वर्ण भंडार का होना जो है कि आपको क्या जरूरी जो है कि आपको होना स्वर्ण भंडार का। आगे चलते हैं, अगला है 18.2, मतलब 18वां नंबर सवाल क्या बोलता है। 18वां सवाल बोलता है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन बनाया है, कौन था वह, कहाँ का पढ़ने वाला था छात्र, तो आईआईटी बॉम्बे का। कहाँ का, आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी बॉम्बे का छात्र, आईआईटी बॉम्बे का छात्र था जिसका नाम था उदय कुमार, है ना, उदय कुमार नाम था ना। जी सर।
यस सर। हाँ चलिए ठीक ना। उदय कुमार के द्वारा आईआईटी बॉम्बे के छात्र के द्वारा जो है कि रुपये का ऐसा साइन जो दिया गया है, यही रुपये का साइन जो है कि आपको दिया गया है। भारत में देवनागरी लिपि में रुपये का रोमन जो है कि अक्षर आर से जो है कि मिलता जुलता प्रतीत होता है और इसका प्रतीक जो है कि आपको स्वीकार किया गया है। स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त 2010 में डी उदय कुमार, कौन सा डी उदय कुमार के द्वारा 2010 में इसका क्या दिया गया, ये रुपये का ऐसा जो साइन होता है इसका साइन जो है कि आपको दिया गया। और रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गत जो है कि सभी नोटों में हिंदी, अंग्रेजी और सहित कुल कितने भाषाओं में छपा होता है? हिंदी अंग्रेजी मिलाकर कितना? 17 भाषाओं में होता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, कितना? 17 भाषा में। आगे अगला जो है कि आपको बोलता है, अगला बोलता है नोट से एगो नोट। देखिए नोट जो है एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबका नोट रख लीजिएगा। हम पहले बता दे रहे हैं 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का। ठीक है, 500 का, इस सब नोट लेके जाइएगा। एगो और क्वेश्चन फंस जाएगा, ये नोट अगर लेके आप गए तो नोट ले जाने में मना नहीं है। ठीक है, जो जब भी नोट लेके जाइएगा ना तो लेके जाइएगा। और सुनिएगा, नोट के साथ साथ पैन भी ले लीजिएगा और आधार भी ले लीजिएगा, आधार भी, है ना। एक बार पैन लेके गए तो पैन पूछा, एक बार आधार लेके गए तो आधार का उड़ाई का जो है कि आपको है ना, इसका UIDIA उड़ाई, ये जो है कि आपको आधार को जारी करता है, इसका फुल फॉर्म पूछा था, यही जो है कि आपको उसके आधार पे लिखा हुआ है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, यही जो है कि आपको होता है। उखनी याद पड़ता है कि यूनिक है कि यूनिफाइड है कि क्या है, उखनी तो कुछ याद नहीं पड़ेगा, है ना। इतना होता है उखनी याद थोड़ी ना पड़ता आदमी, है ना। पैन, आधार 10, 20, 50, 100, 500, है ना। अगर 10, 20, 50 नहीं हो रखिएगा तो इसका सिग्नेचर पीछे का देख लीजिएगा, किसका किसका फोटो है। 100, 200, 500 का तो रखिए लीजिएगा, इससे सवाल बनता है। और इस बार जो 64 सीट के लिए देने गए थे उसमें भी एक सवाल बना था, है ना, सवाल जो है कि बना था, है ना। तो लेके जाइएगा, ज्यादा पैसा लेके जाने में मना नहीं करता है, सब लेके जाता है, आप भी लेके चल जाइएगा। आगे चलते हैं, आइएगा क्या बोलता है अगला सवाल। क्या करेगा तो कोई ना करता है तो भुला गया। गिरा दीजिएगा, जानबूझ के गिरा के उठा लीजिएगा, गिर गया था पैसा, है? कोई उतना थोड़ी देखता है जी, वो सब पेपर अपना अपना बनाते रहता है, कौन देखता है कौन क्या कर रहा है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है कि भारत में सिक्का जारी करने के प्राधिकार कौन होता है? सिक्का कौन जारी करता है? तो सिक्का जारी करता है वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है सिक्का? वित्त मंत्रालय जो है कि आपको सिक्का को जारी करता है। आइए जरा सुनिएगा, भारत में सिक्का जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय प्राधिकृत है और सभी सिक्का तथा 1 रुपए के नोट का निर्गमन किस मंत्रालय के अधीन होता है? वित्त मंत्रालय के अधीन जो है कि आपको होता है। और भारत सरकार जो है कि आपको यह जारी करवाता है एवं इस पर वित्त सचिव का किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय, है ना, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट के अतिरिक्त सभी करेंसी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का जो है कि आपको हस्ताक्षर होता है। स्वतंत्र भारत का पहला निर्गमन नोट 1 रुपए का जो है कि आपको था, जो 1949 ईस्वी में चलन में आया था, है ना, जिसे सारनाथ जो है कि स्थित अशोक स्तंभ को छापा गया था। उस 1 रुपए में किसका फोटो था? अशोक स्तंभ को छापा गया था, सारनाथ वाला। अगला है 1996 में सभी नोटों पर अशोक स्तंभ और सी के स्थान पर जो है कि आपको किसका, सी का स्थान पर जो है कि महात्मा गांधी के जो है कि आपको चित्र वाले नोट अब तक जो है कि आपको आने जो है कि आपको लगे थे, है ना, प्रचलन होने लगे थे। और याद रखिएगा आरएसएस की स्थापना को 100 वर्ष पूरा हुआ ना, तब यहाँ पर गांधी के नोट से फोटो को हटाकर जो है कि आपको किसका फोटो को लगाया गया? भारत माता के फोटो। लेकिन आया नहीं, बस इसको दिखा दिया गया कि हम आपके लिए, आरएसएस के लिए क्या कर रहे हैं, बीजेपी कर रहा है, भारत माता की फोटो लगा दी। क्लियर है बात, है ना। कब हुआ? 2025 वाला करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि भारत सरकार जो है कि सिक्कों के उत्पादन के लिए देश में 4 टकसाल उसको कहते हैं, जहां सिक्का जहां बनता है उसको टकसाल कहा जाता है ना, ढाला जाता है। 4 गो टकसाल पूरे भारत में जो सिक्का को ढालता है, देखिए कौन सा है। पहला है मुंबई में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल, तीसरा हैदराबाद, तेलंगाना और चौथा नोएडा में। सबसे लेटेस्ट वाला कौन है? नोएडा का टकसाल है ना। यहीं से जो पैसा आता है ना, सिक्का जो बनता है, कॉइन, यही चारों जगह जो है कि आपको ढलाता है सिक्का। आगे देखते हैं, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि भारत में 4 जो है कि आपको प्रिंटिंग प्रेस है जहां करेंसी नोट छापे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पटना में आरबीआई है तो आरबीआई के पास करेंसी नोट छपाता है, नहीं। पटना में आता है डंप, यहाँ होता है डंप, आके रखता है यहाँ पर है, यहाँ से सभी बैंकों को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन छपता कहाँ पर है? तो भारत के 4 स्थान पे छपता है पूरा करेंसी नोट। एगो है मध्य प्रदेश का देवास में, मध्य प्रदेश के कहाँ पर? देवास में छपता है। दूसरा है नासिक महाराष्ट्र में, नासिक कहाँ पर? महाराष्ट्र में जो है कि आपको छपता है। तीसरा मैसूर कर्नाटक में छपता है और चौथा
साल साल जो है कि आपको बोनी पश्चिम बंगाल में, ये 4 जगह पर जो है कि आपको छपता है। कहां पर? ये 4 जगह पर जो है कि आपको छपता है। और यहाँ से छपने के बाद जो है कि हर एक जगह, हर एक राज्य में जो है कि पैसा पहुंचता है आरबीआई के द्वारा। आगे चलते हैं। आरबीआई के द्वारा नोट प्रचालन का न्यूनतम जो है कि आपको निधि पद्धति है ना, कब अपनाया गया था? मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब अपनाया गया था? 1956 में जो है कि इसको अपनाया गया था। और इस नीति के अनुसार आरबीआई को कितना करोड़ रुपया रखने के लिए बोला है रिजर्व में? 200 करोड़ रुपया। कितना करोड़ रुपया? 200 करोड़ रुपया। और 200 में से 115 करोड़ रुपया का क्या होगा? गोल्ड जो है कि आपको होगा, क्या होगा? गोल्ड होगा। आगे चलते हैं 20वां सवाल। 20वां सवाल को सुनिएगा। 20वां सवाल बोलता है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है तो वह है जब निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तो सरकार का जो है कि आपको कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? सरकार का कर्तव्य जो है कि आपको होगा सरकार की आय को बराबर जो है कि आपको करना, इसका कर्तव्य होगा। आइएगा देखिएगा क्या बोलता है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश भी और बचत की योजनाओं भी बराबर है, मतलब निवेश भी बराबर है और बचत की योजनाएं भी क्या है? बराबर है। तो सरकार का व्यय है ना, सरकार की आय का क्या होगा? आय का बराबर होगा। मतलब जितना उत्पादन हो उतना खर्चा कर दे रहा है, मतलब 0 बटा सन्नाटा बच रहा है, मतलब कि जो ले जाकर बराबर जो है कि आपको बच रहा है। और इसी को निकालने के लिए राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार का कुल आय, मतलब इसको सरकार को पैसा कहां से प्राप्त हो रहा है और सरकार कितना खर्च कर रहा है ना, खर्च कर रहा है, ये दोनों के अंतर को देखा जाता है। इसी अंतर को क्या कहते हैं? इसी अंतर को हम लोग राजकोषीय घाटा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सरकार के पास कितना रुपया आया और सरकार कितना रुपया खर्चा किया, इसी दोनों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा जो है कि आपको कहा जाता है। राजस्व प्राप्ति, ऋण की वसूली और अन्य प्राप्ति जो है कि इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? आय में जो है कि आपको कुल व्यय में, है ना, कुल व्यय में, है ना, कुल व्यय में। आगे देखिएगा, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है, जब जो है कि राजस्व व्यय मतलब खर्चा जो है कि आपको खर्चा ज्यादा हो गया, किससे? प्राप्ति मतलब रुपया आ रहा है कम, खर्चा हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो राजस्व घाटा कहा जाता है। तब क्या कहा जाएगा? आपके पास 10 रुपया आया, आप 15 रुपया खर्चा किए, तो आप निगेटिव में ना चल जाइएगा। हो वही बात बोल रहा है कि राजस्व व्यय मतलब कि खर्चा आप कर दिए ज्यादा, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? प्राप्ति हुआ आपको 10 रुपया हुआ, खर्चा कर दिए 15 रुपया। तो वही को बोलता है कि जब ज्यादा खर्च कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपको कहा जाएगा राजस्व घाटा में है। राजस्व क्या है? घाटा में। कितना रुपया घाटा में हो जाएगा? 5 रुपया घाटा में हो जाएगा। 10 रुपया प्राप्त हो रहा है, 15 रुपया खर्च कर रहे हैं, 5 रुपया क्या चले गए? घाटा में जो है कि आपको चलेगा। आगे सुनिएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा को पिछले जो है कि आपको उधार के ब्याज को घटाने पर प्राथमिक घाटा जो है कि आपको क्या हो जाता है? प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। राजकोषीय घाटा के अंतर्गत सरकार अपने खर्चों का पूरा जो है कि आपको पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत जो है कि आपको पड़ती है। सरकार का इतना योजनाएं है कि खर्च करने के लिए क्या करता है? विश्व बैंक हमको दे दो, IMF हमको दे दो, ABD हमको दे दो, तो वो सब पैसा को लेता है सरकार क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए उतना योजनाओं में। आगे देखिएगा, अगला है 21वां नंबर सवाल। 21वां सवाल क्या बोल रहा है? 21वां सवाल बोलता है कि सामाजिक विकास की प्रतिक्रियाएं, है ना, प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। निर्देशित जो है कि आपको होती है, कौन से किसकी ओर निर्देशित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए लिया है, गरीबी और भुखमरी का निवारण, है ना, इसी को निर्देशित जो है कि आपको करती है। देखिएगा क्या बोलता है, सामाजिक विकास से तात्पर्य उन संबंधों तथा ढांचों से है जो कि समाज को इस योग्य बनाता है कि उनके सदस्यों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसका मकसद यह है कि हर व्यक्ति अपने पूरा सक्षम तक जो है कि आपको पहुंच सकता है। सामाजिक विकास का मतलब होता है किसका विकास? लोगों का निवेश जो है कि आपको करना। सामाजिक विकास का मतलब जो है कि लोगों का निवेश जो है कि आपको करना, इसका मतलब होता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि मानव की प्राथमिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र और जो है कि आपको क्या होता है? आवास जो है कि आपको होता है। ये बोलता है ना कि घर, कपड़ा और मकान, यही जो है कि आपको भोजन, कपड़ा और मकान, यही जो है कि आपको है प्राथमिक आवश्यकता। मानव की प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वो अपने सुरक्षा और मान सम्मान की मनोवृत्ति को जो है कि आप मनोवृत्ति की ओर झुकता है। और वर्तमान में सामाजिक विकास
प्रक्रिया में प्राथमिक रूप से जो है कि आपको गरीबी और भुखमरी समाप्त करने पर जो है कि क्या दिया जा रहा है, जोर जो है कि आपको दिया जा रहा है कि गरीबी ना कोई रहे और ना कोई भुखमरी जो है कि आपको मरे। आगे चलते हैं, भारतीय उद्योग निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय उद्योग निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में होने वाला है और इसकी स्थापना कब किया गया? 1971 में किया गया। इसका मकसद भारत में बीमार औद्योगिक कंपनियों को क्या करना है? फिर से खड़ा करना है। जो बीमार हो गया, जो ठप हो गया, उसको जो है कि आपको ऋण देगा, पैसा देगा और उसको क्या करेगा? फिर से खड़ा करने का उद्देश्य जो है कि आपको बनाएगा। यह 1971 में शुरू हुआ था और 2012 में भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया? इसको बंद भी कर दिया। इतना ना ज्यादा जो है कि ठप कंपनी पैसा ले लिया कि अपने बैठ गया, है ना। दूसरे को चालू करने के लिए खड़ा हुआ था, अपने बैठ गया 2012 में जाते जाते। 1971 में चालू हुआ, 2012 में इसको बंद कर दिया सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो जो है कि आपको करंट के हिसाब से सवाल है। ऐसे है, इसका आंसर क्या लिया है? हाल जो है कि आपको लिया है। हाल अब हो कंपनी गया, को अब हाल को हो गया। अब हो अब गया तो हाल को जो है कि 14 आपको महारत्न कंपनी को जो है कि आपको दर्जा दे दिया गया है। उस समय के हिसाब से करंट का ही सवाल जो है कि आपको है। किसका सवाल? पहले ही बोल दिया कि उस समय के हिसाब से करंट का सवाल है ना। लेकिन लिखा है यहाँ पर, देखिए डिस्कशन, हाल को जो है कि महारत्न कंपनी का दर्जा जो है कि आपको नहीं दिया गया है। लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो इसको जो है कि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है कि क्या दे दिया गया है? महारत्न कंपनी का दर्जा जो है कि आपको दे दिया गया है। महारत्न कंपनी योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करना तथा विश्व में बड़ी कंपनियों के रूप में उभरने में सामर्थ्य जो है कि आपको बनाना होता है। महारत्न कंपनी भारत में केंद्रीय जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के पास जो है कि आपको, जिनके पास अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता है। भारत सरकार के द्वारा 2009 में महारत्न कंपनी को स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? महारत्न कंपनी का दर्जा देने की स्थापना 2009 में किया गया। 1997 ईस्वी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने की शुरुआत किया गया था। नवरत्न की जो है कि दर्जा देने की शुरुआत कब से हुआ है? 1997 से हुआ है। महारत्न की शुरुआत कब से हुआ है? 2009 से हुआ है। यह दर्जा मूलतः जो है कि आपको 9 कंपनियों के लिए जो है कि आपको 9 कंपनियों के लिए सृजित किया जाता है और अतः इसे नवरत्न कंपनी जो है कि आपको कहा जाता है और केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा यह जो है कि आपको दर्जा दिया जाता है। महारत्न कंपनी का दर्जा वर्ष 2000 जो है कि आपको 10 से केंद्रीय उद्यम विभाग ने देने की जो है कि आपको निर्णय लिया गया और 2023 तक, 2023 तक दिया है 13। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में महारत्न कंपनी 14 है सर। 14 को जो है कि वर्तमान है ना, 14 को हो गया है। 14वां नंबर का देख लीजिएगा, कौन है 14वां नंबर का लास्ट वाला? कौन है? हाल है HAL जो है कि आपको होगा, है ना। हाल जो है कि आपको 14वां नंबर का होगा। सर 25 हुआ। 26 है। अच्छा 27 गो नव रत्न कंपनी है। एगो और चेक कर लीजिए तो मिनी रत्न कंपनी कितना है? अभी से बना है सर। IRFC IRCT से जुड़ा था अभी 27 कौन हो गया? 26 दो गो हुआ था। IRFC और IRCT से जुड़ा था तो हाँ यही है, करंट का यही दोनों है। 60 है सर, वो भी ज्यादा हो गया है। देखना पड़ेगा तब। नवरत्न कंपनी इन इंडिया, है ना। टोटल 26 गो है। कितना है? 26 गो है टोटल, ठीक ना। नवरत्न की संख्या कितना हो गया? 26 गो हो गया। एक और चेक करना है। किसको चेक करना है? मिनी रत्न है ना। मिनी रत्न को चेक करना है। 61 बता रहा, 61 मिनी रत्न कंपनी टोटल। मिनी रत्न जो है कि आपको हो गया है 73 74 बता रहा है। 63 पढ़े थे। मिनी रत्न में कैगो कैटेगरी में बांट दिया है। 73 74 74 तक बता रहा है कि मिनी रत्न हो गया है ना। अभी लास्ट 74 अभी तक। हिंदुस्तान शिपयार्ड वाला जुड़ा था वही ना लास्ट होगा। मिनी रत्न में करंट में तो पढ़ ही रहता हाँ 74 हो गया, 74 हो गया है ना। 74 हो गया है नवंबर 2025 तक, है ना। नवंबर 2025 तक 74 जो है कि आपको हो गया है, ठीक है। 74 आइए ठीक है सर। अब आगे आते हैं। सुनिएगा यहाँ पर अब कितना है? 14 गो महारत्न कंपनी है, इसको जरा देख लेते हैं। पहला है BPCL जिसको कहते हैं भारत पेट्रोलियम लिमिटेड।
दूसरा जो है कि आपको कोल इंडिया लिमिटेड है, तीसरा गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, चौथा एचपीसीएल है, पांचवा आईयूसीएल है, छठा एनटीपीसी है ना। आगे देखते हैं अगला जो है कि आपको कौन है, अगला जो है कि आपका है ओएनजीसी, अगला पावर ग्रिड, अगला है सेल है, अगला है आरईसीएल रूरल इलेक्ट्रिसिटी जो है कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी ये जो है कि आपको होगा, और 13वां आईओएल है, और 14वां की बात करेंगे, 14वां कौन हो गया, हाल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल हो गया, हाल 14वां नंबर का। आते हैं 2018 का, ये मेंस का नहीं अपर दरोगा का है, अवर दरोगा का। एगो सवाल है, क्या है पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित जो है कि आपको किया जाता है, तो यह किसके द्वारा, तो लेखा होता है राष्ट्रीय आय का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होगा तब संगठन है। तो आगे चलते हैं, गरीबी भारत भी यही में करता है राष्ट्रीय, सर। हाँ गरीबी वाला भी जो है कि आपको एनएसओ भी जो है कि आपको करता है, दोनों संस्था को बंद कर दिया ना, एनएसएसओ और सीएसओ को बन के एनएसओ जो है कि बना दिया, अब जो है कि सब यही करता है ना। राष्ट्रीय भारत में वर्तमान भारत में राष्ट्रीय आय का गणना एनएसओ के द्वारा किया जाता है। एनएसओ का गठन पूर्व जो है कि आपको भारत में सीएसओ के द्वारा जो है कि आपको राष्ट्रीय की गणना सीएसओ के द्वारा, इससे पहले एनएसओ से पहले कौन करता था, तो एनएसओ से पहले करता था सीएसओ जो है कि आपको करता था, और 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, एनएसओ जो है कि आपको बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है कि आपको बना दिया गया। आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है कि भारत में सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित होता है, किससे होता है, राजस्व की एकत्रित जो है कि आपको किससे होता है, यह जो है कि किसी से नहीं है, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में कॉर्पोरेटिव जो है कि आप कॉर्पोरेटिव से भारत से सबसे अधिक राजस्व जो है कि आपको एकत्रित होता है। अब इसमें से कोई ना कोई तो लिया होगा, हमको लग रहा है शायद आबकारी जो है कि आपको कर लिया था इसका आंसर शायद, है ना। आगे चलते हैं, एग्जाम से पहले जो पूरा पे आबकारी मतलब जो भी टैक्स नहीं लेता है जो है कि सारा चीज पर, उसी को आबकारी कर कहा गया है, आबकारी। मतलब क्या चीज शराब पे वाला सर नहीं, 60 आबकारी। मतलब आबकारी का मतलब हर एक चीज पे जीएसटी जो है ना, हर एक चीज पर लग रहा है ना, तो उसी को आबकारी टैक्स के अंतर्गत जो है कि आपको रखा है ना, आबकारी। अब इसमें तो कोई लेबे नहीं किया, इसमें तो बिक्री कर है ना, अगर नहीं लेगा तो फिर जो है कि आपको निगम कर अगर रहता ना, स्टेट कर है, स्टेट का क्या है वो तो जानते हैं, निगम कर सबसे ज्यादा है। ई एस्टेट है ना, ई एस्टेट है, स्टेट के अंदर जो है कि आपको ई कॉमर्स के लिए लगता होगा ना, उसी पर ई एस्टेट जो है कि आपको होगा वही होगा, तब फिर दूसरा नहीं हो सकता है ना। एगो निगम कर जो होता है ना, सबसे अधिक जो है कि आपको लगता है निगम कर, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स है ना, निगम कर बढ़ा देता है यही कॉर्पोरेटिव टैक्स, इसी को निगम कर जो है कि सबसे अधिक जो है कि पैसा सरकार को कहाँ से, निगम कर से ही प्राप्त होता है ना। आगे देखते हैं, अगला है नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, अच्छा नाबार्ड का नाम जो है कि आपको किसके नाम पर, तो नाबार्ड कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट जो है कि आपको बैंक जो है कि आपको नाबार्ड होगा। नाबार्ड का पूरा नाम होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, है ना, यही जो है कि आपको नाबार्ड का पूरा नाम होगा। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में इसका जो है कि आपको मुख्यालय होने वाला है नाबार्ड का। नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों का जो है कि समग्र जो है कि आपको क्या है, समग्र जो है कि आपको विनिमय करने के लिए एक शीर्ष नियामक जो है कि आपको निकाय है, और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन जो है कि आपको क्या करता है, नाबार्ड जो है कि आपको काम करता है ना, काम करता है। आगे देखते हैं अगला बोलता है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है IRBD, है ना, IBRD है, IBRD यही विश्व बैंक का क्या है, दूसरा नाम है। IBRD का मतलब क्या होता है, पूरा विश्व बैंक का जो है कि पूर्ण निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय जो है कि आपको बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है कि इसका पूरा नाम होता है। इसी का दूसरा नाम है किसका, विश्व बैंक का। वर्ल्ड बैंक का जो है कि आपको दूसरा नाम जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, यह विश्व बैंक समूह बनाने वाले 5 सदस्य जो है कि आपको 5 सदस्य संस्थाओं में से जो है कि आपको पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना कब किया गया, 1944 में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है, IBRD का, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जैसे आपका उसका है सेम इसका भी जो है कि आपको मुख्यालय होगा। आगे आते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, और यह विश्व बैंक समूह के ऋण देने वाली जो है कि आपको शाखा है। तो विश्व बैंक समूह को ऋण देने वाली शाखा कौन है, तो
IBRD जो है कि आपको शाखा, यही सभी मेंबर को क्या देता है, ऋण जो है कि आपको देने का काम करता है। IBRD के माध्यम से आय वाले जो है कि आपको विकासशील देशों को ऋण जो है कि आपको प्रदान किया जाता है। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होने वाला है और यह पूंजीगत परियोजना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एवं निम्न एवं मध्य जो है कि मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान जो है कि आपको प्रदान करने में क्या करता है, मदद जो है कि आपको करता है, मदद देता है। आगे देखिएगा, विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल किनके तरफ से आवाज आ रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA का एक सामूहिक जो है कि आपको नाम है, जो विश्व बैंक समूह के स्वामित्व वाले 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से 2 होने वाला है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है कि आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किया गया और वर्तमान में 2023 में विश्व बैंक में कितना सदस्य देश है, 189 सदस्य देश जो है कि आपको था। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC में जो है कि इसका क्या होगा, मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, अगला है कि समुदाय एवं स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय और स्वास्थ्य का पता किससे चलता है, तो शिशु मृत्यु दर से जो है कि इसका पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी, समुदाय और स्वास्थ्य का पता हर 1000 जन्म पर 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को ही क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है ना। 1 साल के बोल रहा है, 1 साल, कितना साल, 1 साल जो है कि आपको रख रहा है। 1000 जो बच्चा जन्म लिया और 1 साल के अंदर जो मरने वाला बच्चा है उसी को जो है किसमें रखा है, शिशु मृत्यु दर जो है कि आपको कहलाता है। और यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास की दृष्टि से उतना ही बेहतर जो है कि आपको माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण जो है कि पैमाना है जिसे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और गुणवत्ता का क्या चलता है, गुणवत्ता का जो है कि आपको पता चलता है। अगला 2018 का ESI का जो है कि आपको पेपर जो है कि आपको होने वाला है। आइएगा 18 का पेपर क्या बोलता है, देखिएगा 18 का पेपर बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है कि राज्य क्या है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसके पास, अरुणाचल प्रदेश के पास। अरुणाचल प्रदेश के पास कितना होगा, 17 होगा। सबसे अधिक बोलेगा किसके पास, सबसे अधिक हो जाएगा बिहार के पास। अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बोलेगा किसके पास, सबसे अधिक हो जाएगा दिल्ली के पास। केंद्र शासित में सबसे कम बोलेगा किसके पास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास सबसे कम होता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि राज्यों में सबसे अधिक बिहार के पास है होगा। और भारत की जनघनत्व 382 जो है कि आपको वर्ग प्रति किलोमीटर होगा। और जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भौतिक जो है कि आपको क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है, जिसे आमतौर पर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के बराबर जो है कि आपको मापा जाता है। अगला बोलता है 30वां सवाल क्या बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो है कि वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, वित्तीयन इसमें जो है कि पैसा किसको देता है, तो अपने सदस्य देशों को जो है कि आपको पैसा देता है। कौन, IMF जो है कि आपको देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने सदस्य देशों को क्या देता है, रुपया पैसा जो है कि आपको देता है ना। देखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन यह सदस्य जो है कि आपको देशों के द्वारा किया जाता है। IMF को इसके सभी जो है कि 190 मेंबर देशों को वित्त पोषण का काम जो है कि आपको करता है। IMF के सदस्य देशों का अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का भी अधिकार दिया गया है। IMF को मुद्रा कोष की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1945 में 27 दिसंबर को होती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और IMF सदस्य देशों के बीच जो है कि आपको भुगतान संतुलन में सहयोग जो है कि आपको देती है। और वर्तमान में IMF में कितना कंट्री है, 190 कंट्री जो है कि IMF में होने वाले हैं। और रिवर्स जो है कि आपको ट्रेंच शब्द का संबंध किससे है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिवर्स ट्रेंच शब्द का संबंध किससे है, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है कि आपको होगा, IMF से होगा। 31वां सवाल क्या बोलता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक को क्या कहते हैं। इसी संयुक्त घटक को बेरोजगारी के साथ अगर मुद्रास्फीति लग जाए, अगर आप बेरोजगार है, मुद्रास्फीति मतलब कि पैसा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पैसा का वैल्यू बढ़ जाएगा, पैसा का वैल्यू गिर जाएगा, सामान का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसी को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, आदमी बेरोजगार होता है। तो आप बेरोजगार हैं, आपके पास 10 रुपया भी नहीं है। अब 10 रुपया भी नहीं है, 10 रुपया आता है, पहले 1 किलो आता था, अब जो है कि आपको 20 रुपया में 1 किलो जो है कि आपको आलू आ रहा है। तो आलू खरीदना तो आपके लिए महंगे ना हो गया।
तो यही बोल रहा है कि बेरोजगारी के साथ साथ अगर मुद्रा का मूल्य जो है कि गिर जाता है तो इसी मुद्रा के मूल्य के गिरने को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन जो है कि आपको कहते हैं। आइएगा, इसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी होती है, अर्थात महंगाई अधिक होने के कारण बाजार की हर एक चीजें जो है कि आपको चीज नहीं बिक पाती है, जिससे बाजार जो है कि आपको मंदी आ जाता है। मुद्रास्फीति या महंगाई को दूर करने के लिए बाजार में तरलता मतलब पैसा को जो है कि आपको क्या करना चाहिए, पैसा को जो है कि आपको तरलता को कम जो है कि आपको करना चाहिए। आगे आते हैं मंदी। मंदी को जो है कि आपको दूर करने के लिए बाजार में तरलता की ओर जो है कि बढ़ना चाहिए, मतलब पैसा छीट दीजिएगा तो मंदी जो है कि आपको कम हो जाएगा। साथ ही लोगों को कार्य शक्ति बढ़ाने का प्रयास जो है कि आपको करना चाहिए। अगला बोलता है कि स्वेगफ्लेशन। स्वेगफ्लेशन जो है कि आपको क्या होता है, स्वेगफ्लेशन सुनिएगा, स्वेगफ्लेशन क्या होता है, जब बाजार के किसी जो है कि आपको एक दो कुछ जो है कि वस्तु का दाम बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वेगफ्लेशन जो है कि आपको कहते हैं। बाजार में सबका कीमत ठीक है, किसी किसी चीज का जो है कि कीमत बढ़ गया, जैसे तेल का कीमत ऑटोमेटिक बढ़ गया है ना, तो वो क्या हो गया, स्वेगफ्लेशन जो है कि आपको हो गया, स्विप कर गया, स्वेगफ्लेशन हो गया, स्विप कर गया। आगे चलते, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। इन्फ्लेशन जो है कि आपको बोलता है कि जब बाजार में अधिकतर चीजों का औसतन दाम जो है कि आपको क्या हो जाएगा, अधिकतर चीजों का दाम जो है कि बढ़ गया तो उसे इन्फ्लेशन जो है कि आपको कहा जाता है। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या कहता है, जब वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में तेजी से और अनियंत्रित रूप से जो है कि आपको बढ़ती है, मतलब 10 रुपया का चीज है और नमक 10 रुपए किलो मिल रहा है, अगर 100 रुपए किलो बढ़ने लगे तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है कि आपको हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन जो है कि आपको हो जाएगा। और डिप्रेशन की बात करेंगे, डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या होता है, जब बाजार में अधिकतर चीज और औसत दाम जो है कि आपको घट जाता है, कोई 10 रुपए चीज मिल रहा है अगर वो 3 रुपए मिलने लगे, है ना, प्रतीत होता है, तो उसे ही डिफ्लेक्शन जो है कि आपको कहते हैं, डिफ्लेशन जो है कि आपको कहते हैं। अगला क्या बोलता है, 32वां सवाल। 32वां सवाल बोलता है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा किससे, तो ये CRR में जो है कि आपको क्या कर दिया जाए, कम जो है कि आपको कर दिया जाए, तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव को जो है कि आपको क्या हो जाएगा, कम जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, है ना। देखिएगा क्या बोलता है, बैंक दर ब्याज की दर है जो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए ऋण पर अग्रिम जो है कि आपको लेता है, अग्रिम पर लेता है, मतलब कि बोलता है कि हाँ आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको उस पर क्या देंगे, टैक्स जो है कि आपको देंगे। केंद्रीय बैंक दर को बढ़ाती है तो वाणिज्यिक बैंक को महंगा जो है कि आपको ऋण मिलता है। अच्छा, जहां से आप पैसा पहले 3 रुपए परसेंटेज पे ला रहे थे, अब वहां से ला रहे हैं 5 रुपये, तो आप भी अपने ग्राहक को तो ज्यादा बढ़ा के दीजिएगा ना, आप 5 रुपए ला रहे हैं तो 6 रुपए दीजिएगा, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि अगर केंद्रीय बैंक की दरों को बढ़ाती है तो वाणिज्यिक बैंक महंगा हो जाता है, महंगा जो है कि पैसा ऋण उपलब्ध होता है, जिससे लोगों को लेना जो है कि आपको पसंद नहीं होता है। कैसे आपको 3 रुपए मिल रहा था, आपको 5 रुपए मिलेगा तो आप लीजिएगा, हो नहीं ना लीजिएगा, वही बात यहाँ बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि आपका प्रश्न के अनुसार अब इसके प्रभाव को कम करना है, अर्थात ऋण को जो है कि आपको सस्ता करना पड़ेगा, है ना। सस्ता करने ही रास्ता जो है कि आपको एक है, और केंद्रीय बैंक द्वारा CRR को जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कम जो है कि आपको करेगा, तभी ये ऐसा हो सकता है। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, किसी बैंक द्वारा कुल जमा का वह प्रतिशत होता है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक अपने पास जो है कि आपको आरक्षित रखती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही CRR जो है कि आपको कहा जाता है। कल हम लोग देखे थे CRR SLR सब देखे थे। CRR पर केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, जो पैसा रखा जाता है उस पर कोई ब्याज नहीं होता है। कल ही आपको बताया थे कि ये पैसा रखा जाता है कि अगर आप भाग जाइएगा तो आपके यहाँ जो अकाउंट खुलवाले होगा उसको कुछ ना कुछ रुपया देंगे, तो यही रखा जाता है। यदि CRR की मात्रा केंद्रीय बैंक द्वारा घटा दी जाए, अच्छा RBI के द्वारा बोल रहा है कि RBI जो पहले मात्रा घटा देगा, RBI पहले लेता था, हम आपको कल ही बताया था कि 200 करोड़ रुपया लेता था, अब बोल देगा कि नहीं CRR 200 नहीं दो, तुम 150 करोड़ रुपया दो, तो कितना करोड़ बच गया, 50 करोड़ बचा ना, यहाँ से 50 करोड़ तो बच गया। अब जरा सुनिए क्या बोलता है कि यदि CRR की मात्रा केंद्रीय बैंक द्वारा ही घटा दिया जाए, मतलब RBI पहले बोलता था 200 दो, अब जो है कि बोलता है 150 दो, 50 जो है कि आपको कम ही बोलता है, तो बैंकों के पास पहले की अपेक्षा ज्यादा जो है कि आपको साख सृजन जो है कि आपको बचत होगा। पहले बैंक को जमा करना था 200 करोड़ रुपया, अब जमा करना है बैंक को RBI के पास 150 करोड़ रुपया, तो बैंक के पास रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, हमको ही बताइए।
बचेगा ना, यही बात बोल रहा है कि आप जो है कि आप बच जाएगा पैसा। सीआरआर जितना अधिक होगा बैंकों का साख सृजन क्षमता उतना ही क्या होगा, कम होगा। सीआरआर पहले तो बोल देगा कि 500 करोड़ रुपया हमको ले आके जमा करो, तो बैंक के पास घिउरा बचेगा, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि सीआरआर जितना अधिक होगा बैंक के पास रुपया पैसा कम बचेगा, साख सृजन जो है कि आपको कम जो है कि आपको होगा। और सीआरआर जितना कम होगा बैंक के पास उतना ज्यादा क्या होगा, रुपया जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, बैंक दर कम करने पर जो है कि आपको बाजार में क्या हो जाता है, तरलता जो है कि बढ़ जाता है। बैंक दर कम करने का मतलब है कि बैंक से आप 1 लाख रुपया लिए, पिछले साल लिए 6% के हिसाब से दे रहा था, अभी अगर बैंक जो है कि बोल रहा है 1 लाख रुपया लीजिए हम आपको 3% ब्याज पर देंगे, तो अभी ले लीजिएगा 1 लाख के बदला आप 4 लाख रुपया अभी निकाल लीजिएगा कि 3% है, और निकालिएगा तो आप खर्च करवे कीजिएगा, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कीजिएगा, तब मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में रुपया पैसा छिटा जाएगा। वही बात बोला है कि अगर बैंक दर को कम कर दिया जाए तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगी, मार्केट में तरलता जो है कि आपको बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं 33वां सवाल। 33वां सवाल क्या बोलता है कि निम्न जो है कि सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत्न कंपनी जो है कि आपको नहीं है। बीएसएनएल जो है कि आपको महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक तो है। आगे देखिएगा, महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो है कि आपको पढ़ना जरूरी है ना। महारत्न का 14वां लिस्ट देख लीजिएगा, उसके बाद मिनी रत्न का देख लीजिएगा, नवरत्न का जो है कि आपको देख लीजिएगा। सार्वजनिक उपकरण जो है कि बीएसएनएल महारत्न कंपनी नहीं है, जबकि महारत्न कंपनी के बारे में पहले ही बता चुका गया है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में बोलता है, या भारत सरकार के निगम लिमिटेड बीएसएनएल का केंद्रीय जो है कि आपको सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, और उसका मुख्यालय कहाँ है, बीएसएनएल का मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में जो है कि आपको बीएसएनएल का क्या होगा, मुख्यालय जो है कि आपको होगा। और आगे बोलता है कि यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन जो है कि आपको स्वामित्व वाली काम करती है। 34वां सवाल, 34वां बोलता है कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है। पहला बोल रहा है कि सूचकांक में 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है और जीवन स्तर होता है। बिल्कुल सही है। गरीबी आयामी सूचकांक निकालने के लिए ना तो पहला आयाम ये 3 वो है, बिल्कुल सही, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी स्तर, एकदम 1 नंबर सही है। दूसरा बोलता है कि सूचकांक प्रत्येक आयामों को समान भार दिया गया, मतलब कि 1:1, मतलब कि सबका रेशियो क्या है, 1 बराबर 1 बराबर 1, मतलब सभी को 1 बराबर भार दिया गया। दूसरा भी सही है। तीसरा बोलता है कि इस सूचकांक में 10 जो है कि आपको प्राचल शामिल होते हैं, 10 को इसका लिस्ट होता है जिसमें आपको लगाना होता है टिक, यस यस या नो नो नो, ये होता है। चौथा बोलता है कि प्रत्येक प्रचल में समान भार दिए गए हैं, यही जो है कि आपको बोलता है कि प्रत्येक प्रचल में समान भार नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों में प्रत्येक प्रांचल में समान भार दिया गया है, यही गलत है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में बोल रहा है, देखिएगा इसको क्या बोल रहा है, हाँ देखिएगा इसको क्या बोलता है कि इसको 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। यह गरीबी की घटनाओं और तीव्रता का निर्धारण करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतों का उपयोग करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतों के आधार पर प्रत्येक जो है कि घर और व्यक्ति के लिए एक अभाव प्रोफाइल का निर्माण करके यह इंडेक्स तैयार किया जाता है, लेकिन सभी संकेतों का भार एक समान जो है कि आपको नहीं दिया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया था, वहां राइट आंसर हो गया था। आगे देखिएगा, भारत में गरीबी का कोई जो है कि सर्वमान्य मापदंड नहीं है ना, न विकसित किया गया है, न विकसित किया नहीं जो है कि आपको हो पाया है। गरीबी का ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि आप उसको पता कर सकते हैं कि ये गरीब है ये अमीर है, कोई मापदंड गरीबी का नहीं। अमीरी का हो सकता है कि उसको देखकर स्टैंडर्ड से, लिविंग स्टैंडर्ड से, खान पान से, रहन सहन से, कपड़ा लत्ता से आप देख सकते हैं कोई स्टैंडर्ड है, लेकिन गरीबी का कोई स्टैंडर्ड आप नहीं देख सकते, ना अभी तक कोई विकसित किया जा चुका है। एक तेंदुलकर समिति आता है जिसका नाम होता है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये गरीबी के क्षेत्र से जो है कि आपको होगा। सुरेश तेंदुलकर समिति 2011-12 में शहरी क्षेत्र में जो है कि आपको 33.33 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 से कम आय वाले को क्या माना है, गरीब माना है। याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति आता है गरीबी के लिए, है ना। शहरी क्षेत्र में कितना रुपया से कम अगर कमा रहे हैं तो गरीब है, 33.33 रुपया से अगर प्रति व्यक्ति कम कमा रहे हैं तो गरीब है, और ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 रुपया से कम अगर कमा रहे हैं तो आपको क्या माना जाएगा, गरीब जो है क्या आपको माना जाएगा।
आगे देखिएगा, अगला है सी रंगराजन समिति के अनुसार जो है कि ग्रामीण स्तर पे 32 रुपया और शहरी स्तर पे 47 रुपया से अगर कम जो है कि प्रतिदिन अगर व्यक्ति अर्जित करता है तो उसे क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। तो दूसरा समिति भी आ गया, सी रंगराजन समिति। इसका भी संबंध किससे है? गरीबी से संबंध जो है कि आपको होगा। तीसरा समिति कौन सा है? तीसरा देखिएगा, तीसरा बोलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जो है कि आपको 2400 कैलोरी और शहरी जो है कि क्षेत्रों में कितना कैलोरी है? शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम अगर आप प्राप्त होता है तो आपको मानव को क्या माना जाएगा? गरीब जो है कि आपको माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। HDI ह्यूमन ये कौन डेवलपमेंट समिति इंडेक्स दिया था मानव। सर? इसमें समिति तो कोई नाम ही नहीं दिया है ना। वाई के अलग समिति दिया है, वाई के बाला, वाई के अलग अलग 79 वाला। वाई के समिति वाई के अलग समिति नहीं है सर 1979 में? अलग अलग समिति, यही बताया था 2400 और 2100 वाला ना। ये 2400 किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, और 2100 जो है कि आपको किसके लिए? शहरी क्षेत्र के लिए जो है कि आपको 2100 बताया। फिर लकड़वाला समिति किया था सर? नहीं 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 नहीं, पहले उसी की है। लक्कड़वाला हो, लक्कड़वाला में भी कुछ ना कुछ था, चेक कीजिए तो एक बार लक्कड़वाला का पहले क्या। पहले सर हमको लग वही रहा माफ किया है इसका। हमको लगा लक्कड़वाला में ही शायद ये वाला बात जो आप बोल रहे हैं शायद लिखा हुआ है। चेक कीजिए लकड़वाला एक नहीं, बार। अलग है, कंफर्म है सर 100%। अच्छा देख लीजिए लकड़वाला में की बोला है, वो देख के बताइए थोड़ा सा, है ना। HDI के बारे में बोल रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहा है। इसके संकेतक के रूप में जो है कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को दिया गया है, और इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री किसके द्वारा? महबूल उल हक के द्वारा जो है कि आपको विकसित किया गया। कौन सा इंडेक्स को? HDI इंडेक्स को जो है कि आपको विकसित किया गया, और इसमें भारतीय अर्थशास्त्री का भी योगदान रहा है। किसका? अमर्त्य सेन का योगदान रहा। तो दो गो जो है कि आपको आएगा, एगो है महबूल उल हक और दूसरा है कौन? अमर्त्य सेन जो है कि आपको होने वाला है। आगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास संघ UNDP का कार्यक्रम के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। और 35वां बोल रहा है सवाल कि भारत में नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारत में नियोजन के वास्तुकार कौन थे? PC महालनोबिस थे। भारत में नियोजन के वास्तुकार PC महालनोबिस को माना गया है। आइए जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। चेक किए हो लकड़वाला समिति के बारे में? चेक कीजिए थोड़ा सा। भारत में नियोजन समिति के वास्तुकार PC महालनोबिस को माना जाता है या कहा जाता है। भारत के दूसरे पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पे जो है कि आपको आधारित था। प्रशांत चंद्र जो है कि आपको महालनोबिस, इन्हीं का पूरा नाम था PC महालनोबिस का। एक प्रसिद्ध जो है कि भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद जो है कि आपको थे, ठीक ना। आगे देखिएगा, इन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 में स्थापना किया था, और भारत सरकार ने इनके जन्मदिन 29 जून को कौन सा दिवस मनाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुआ था 1938 में, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन राष्ट्रीय नियोजन समिति का वास्तुकार किसे माना गया है? तो यह माना गया PC महालनोबिस को माना गया है, ठीक। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम रूस ने 1928 में नियोजित जो है कि आपको अर्थव्यवस्था की क्या की थी? शुरुआत जो है कि आपको किया था। और आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं 36वां सवाल। 36वां सवाल बोलता है कि निम्न में से किसने, क्लियर कर दीजिए देख के थोड़ा। नहीं हुआ आप लोग से? रुकिए तब हम ही देखते हैं, आप लोग से नहीं हुआ। कौन सा समिति था वो? किसके बारे में बोलना पूछना था? लकड़वाला समिति के बारे में। लकड़वाला डाले तो है, लकड़वाला समिति तो है। लकड़वाला समिति का मुख्य काम जो है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए इस पद्धति की जो है कि आपको समीक्षा करना था, और इसे जो है कि आपको किस्त करना था, और जिसमें प्रति व्यक्ति जो है कि उपभोग व्यय के आधार पर बनाया गया था, कैलोरी के आधार पर। 2400 ग्रामीण के लिए और 2100 शहरी के खपत के लिए जो है कि आपको बनाया गया था, ठीक तो है। यही तो हम भी बता रहे थे कि यही होना चाहिए। सर हम बोले पहले वो दिया है, हम ये बात नहीं बोले कि नहीं दिया है। वो भी देख लीजिए, पहले वही दिया है। अच्छा, लकड़वाला समिति का संबंध गरीबी रेखा से पॉवर्टी, ठीक तो है ना। पहले वही दिया है इस कैलोरी का मान। अच्छा, कैलोरी मापदंड शहरी 2400 2100, ठीक है।
सूचकांकों पर एगो के बाद मैसेज नहीं जा रहा सर मेरा। मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज जो है कि आपको शेयर 5 करो मिनट तो वाला नहीं ब्रेक जाएगा। लगाया हुआ है, हमको भेजिए। कौन सा हमको भेज सिस्टम दीजिए। लगा देते हैं ग्रुपों में। 5 मिनट वाला लगा हुआ है कि एक बार भेजिए, उसका 5 मिनट इंतजार कीजिए, फिर 5 मिनट बाद जाएगा, है ना। हम तो लगा रहे थे 2 घंटा वाला उस दिन, लेकिन फिर सोचे कि 2 घंटा वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 मिनट वाला लगा देते हैं, है ना। कहाँ भेजे? अभी तक भेज दिए। चलिए वही है ना। वाईफाई अलग समिति, है ना, 2400 और 2100, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और 2100 शहरी क्षेत्रों में अलग समिति के सिफारिश पर आधारित पर जो है कि आपको लगाया गया था, ठीक है। सबसे पहले जो है कि आपको यह दिया था 1979 में अलग समिति दिया था, ठीक ना। उसके बाद जो है कि आपको आता है लकड़वाला, आता है 1993 में आता है। यो जो है कि आपको सेम चीज को जो है कि आपको दोहरा देता है ना, दोहरा जो है कि आपको देता है, कैलोरी वाले बातों को दोहराता है, ठीक। तो पहले आया था अलग समिति जो है कि आपको पहले आया था, ठीक है, अलग आता है पहले। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि निम्न में से किसकी पहचान करें? उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का काम नहीं है। अच्छा, रिजर्व बैंक का जो काम नहीं है उसको पहचान करें। देखिए, तो जनता द्वारा प्राप्त धनराशि पर ब्याज देना। जनता का पैसा यहाँ जमे नहीं होगा तो ब्याज कहां से देगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पर जनता का अकाउंट नहीं खुलेगा, यहाँ पर किसका बैंक का अकाउंट खुलेगा? वाणिज्यिक बैंकों का यहाँ पर अकाउंट जो है कि आपको खुलेगा, है ना। क्योंकि आरबीआई के द्वारा आम जनता जो है कि आपको खाता नहीं खोल सकती है, इसलिए आरबीआई जनता पर कोई जो है कि आपको खाता पर कोई ब्याज नहीं देगी। जनता का जमा जो है कि आपको प्राप्त और ब्याज देना छोड़कर सभी विकल्प जो है कि आरबीआई का काम जो है कि आपको आता है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु का मृत्यु दर सबसे कम है, तो जो पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा होगा वहां पर जो है कि सबसे कम मरेगा। कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे? केरल में होगा। आगे आइएगा। वर्ष 2023 के अनुसार शिशु मृत्यु दर जो है कि आपको 1000 प्रति जो है कि आपको जीवित जो है कि कितना मर रहा है? 1000 में जो है कि आपको डेथ हो रहा है 26 दशमलव जो है कि आपको, है ना, 619 व्यक्ति का, बच्चों का जो है कि आपको मृत्यु हो रहा है। और भारत का केरल राज्य जो है कि आपको कितना जो है कि आपको सबसे कम कितना कर रहा है? तो केरल में जो है कि 1000 में मात्र जो है कि आपको 12 गो मर रहा है। आगे देखिएगा, भारत में अभी सर्वाधिक करेंट का भी शिक्षित इसका राज्य। डाटा कुछ आया था ना सर? हाँ, शिशु करंट मृत्यु में जो दर है कि का आपको यही जो है कि आपको 23 के आसपास पहुंचा दिया है ना। शिशु मृत्यु दर जो है कि आपको 23 के आसपास पहुंचाया है इसमें ना। सबसे उसी पहले में कौन बताइए राज्य है सर। सर? सबसे पहले अभी भी शायद केरले अरुणाचल होगा, प्रदेश है चांस शायद। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं। अरुणाचल प्रदेश वहां की पर उम्मीद लग रहा है। सीसू वाला में वहां पर कुछ था, अरुणाचल प्रदेश में सीसू वाला में था, सिसुए वाला ना है ना। सर, यहाँ टॉपिक सिसुए वाला ना, हाँ यही हाँ, तो बोल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको था, अरुणाचल प्रदेश ही था सीसू वाला में, है ना। ठीक। न्यू रिपोर्ट, रुके ना, देखते हैं न्यू रिपोर्ट कौन सा था। हाँ, न्यू अपडेट में बोल रहा है कि 2023 में जो है कि आपको 25 के आसपास था। 2023 में कितना बताया? 26 जो है कि आपको बता रहा, ठीक है ना। और जो है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में 28, शहरी क्षेत्र में 18 पहुंच गया है ना। 2023 से 28 के बीच जो है कि आपको नहीं दे रहा है। अभी वाला में जो है ना, उसमें शिशु वाला में जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको अभी वाला में, है ना, ये चीज बता रहा है। चलिए ठीक है। अगला जो बोलता है कि आपका क्या बोलता है कि भारत में सर्वाधिक जो है कि शिक्षित राज्य के रूप में सबसे उच्च जो है कि जीवन स्तर वाला राज्य किसका है? केरल का जो है कि आपको होगा। और मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक जो है कि आपको कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में इसका मुख्यालय होगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। WTO यह विकसित देशों की पहल से इसे जो है कि आपको आरंभ किया गया। WTO विश्व व्यापार का सर्वोच्च जो है कि आपको संस्था होगा। और यह GATT गैट के स्थान पर 4 जनवरी 1995 में इसका नाम जो है कि गैट के स्थान पर क्या पड़ गया? WTO इसका नाम जो है कि आपको पड़ गया। पहले इसका नाम था क्या? पहले इसका नाम था गैट। गैट से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? WTO जो है कि आपको कर दिया गया। कब? 1995 में जो है कि आपको कर दिया गया। आगे देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना उरुग्वे दौरे में जो है कि आपको लंबे बातचीत के बाद मार्केस संधि के तहत हुआ था। तो पूछेगा किस संधि के साथ उसका निर्माण हुआ था WTO का? तो मार्केस संधि के साथ इसका निर्माण जो है कि आपको किया गया था। और WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोलता है कि इसका शीर्ष निर्णय लेने का
देने वाला निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जो प्रति 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। गैट के बारे में बोल रहा है, गैट की स्थापना कब हुआ है? 1948 में जो है कि आपको गैट की स्थापना कार्य करना शुरू हुआ है। आगे बोलता है कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय FAO का मुख्यालय जो है कहाँ है? रोम इटली में होगा। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? दावोस स्विट्जरलैंड में होगा। 2018 का एग्जाम है, ASI का परीक्षा है, स्टोनो ASI का। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि नरसिम्हन समिति कमेटी का सुधार जो है कि आपको निम्नलिखित में से किससे था? नरसिम्हन समिति के लिए बैंकिंग सुधार के लिए जो है कि आपको आया था, नरसिम्हन समिति जो है कि आपको आया था बैंकिंग सुधार के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 में आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के दृष्टि के लिए अगस्त 1991 में M नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, नरसिंह समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना किया गया। समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिए जो है कि आपको क्या किया था? सिफारिश जो है कि आपको किया था। और इसी समिति ने नए जो है कि निजी बैंक खोलने का क्या दिया था? सुझाव जो है कि आपको दिया था। बैंकों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की भी जो है कि आपको क्या दी थी? सलाह जो है कि इसी ने दिया था और इन्होंने दिया था। और इसके अधिकतर सुझाव जो है कि सरकार के द्वारा क्या कर लिए गए? मान लिया गया था। चिलैया समिति का संबंध किससे था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चिलैया समिति का संबंध कर सुधार से जो है कि आपको होगा। विवेक देवराय समिति का संबंध जो है कि रेलवे में सुधार से संबंध होगा, विवेक देवराय समिति का। और इस समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ जो है कि आपको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। कब? 2017 में। कब कर दिया गया? 2017 में कर दिया गया। आगे देखिएगा, मल्होत्रा समिति का संबंध जो है कि आपको किससे था? तो बीमा क्षेत्र से जो है कि आपको मल्होत्रा समिति का संबंध था। और तेंदुलकर समिति की बात करेंगे, इसका संबंध किससे है? गरीबी का निर्धारण करने के लिए तेंदुलकर समिति का संबंध होगा। अगला बोलता है सच्चर समिति। कौन सा समिति है? सच्चर समिति का संबंध जो है कि आपको मुसलमानों के पिछड़ेपन से जो है कि आपको एक समिति का संबंध होगा जिसका नाम है क्या? सच्चर समिति। आगे चलते हैं। अगला है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो यह उद्योग विभाग से जो है कि आपको होगा। और मीरा सेठ समिति का संबंध किससे होगा? हथकरघा से जो है कि आपको होगा मीरा सेठ समिति। और महाजन समिति का संबंध किससे होगा? चीनी उद्योग से जो है कि आपको महाजन समिति। यहाँ पर सारा जितना समिति है सारे के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दिया है। आगे आते हैं। अगला है 40वां नंबर सवाल। क्या बोल रहा है? 40वां सवाल बोलता है कि निम्न में से केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना भारत के उच्च शहरों के विकास के लिए जो है कि आपको लगाया गया? तो उच्च शहर, भारत के शहरों के विकास के लिए अमृत योजना। कौन सा योजना? अमृत योजना की शुरुआत जो है कि 2015 में किया गया। करंट से जोड़ के इसको सवाल को जो है कि आपको पूछा है। अमृत का पूरा नाम क्या होता है? अटल मिशन, है ना, रिवाइज नेशन फॉर जो है कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि इसका पूरा नाम होता है। और अमृत योजना भारत के मुख्य जो है कि आपको शहरों के विकास से संबंधित है। अमृत योजना में 1 लाख से अधिक जो है कि जनसंख्या वाले 500 शहरों को जो है कि पेयजल, सीवेज मतलब नाला और स्थानीय यातायात सहित आधारित संरचना का जो है कि आपको विकास करना है। मनरेगा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बोल रहा है। आगे बोलता है कि आपका यह विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक रोजगार का योजना कौन सा है? भारत में मनरेगा होगा। काम का अधिकार एक मानव का अधिकार होता है और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 41 के तहत आपका काम पाने का क्या है? अधिकार की चर्चा किया गया है। अगला है कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री जो है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जो है कि आपको थे। और इस एक्ट, इनका रिपीट है, बंद कीजिए। इस एक्ट रिपीट हो रहा है, आवाज जी आपके तरफ से बंद कीजिए। इस एक्ट रोजगार को जो है कि आपको रोजगार की गारंटी जो है कि आपको देता है। नरेगा की बात करेंगे। नरेगा 2 फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड अधिनियम जो है कि आपको 2009 के तहत इसका नाम जो है कि बदल कर क्या कर दिया गया? नरेगा से इसका नाम बदलकर मनरेगा जो है कि आपको कर दिया गया, है ना। मनरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है कि आपको गारंटी एक्ट जो है कि आपको आता है। और इसके तहत कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दिया जाता है? तो 100 दिनों का रोजगार की गारंटी जो है कि आपको दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है कि चेंज कर दिया गया है। मनरेगा का नाम नहीं चेंज किया गया है। मनरेगा का ही ना जो है कि बीजीबी राम जी कल ही तो बताया है, इसका नाम जो है कि चेंज कर दिया। और कितना जो है कि दिन का इसमें देगा? कितना दिन का देगा? 125 दिन। 125 दिन। 125 जो है कि बढ़ के 100 से 125 कर दिया गया। बढ़ के कितना हुआ? दिया ना, कितना तो मजदूरी भी जो है कि आपको बढ़ा है ना। और 60-40 का रेशियो होगा। कितना होगा? 60-40 का रेशियो होगा। 60% केंद्र देगा, 40% जो है कि आपको कौन देगा? स्टेट देगा। पहले रेशियो क्या था? पहले का रेशियो, इससे पहले वाला 50-50 था। 80-20 80-20 90-10 सर।
90-10 का रेशियो था। किसका था? 90-10 का रेशियो था इससे 90-10 पहले, है ना। आगे अगला क्या बोलता है? अगला है कि कोई भी व्यक्ति काम करने के इच्छुक होगा तो रजिस्ट्रेशन जो है कि आपको करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिन के भीतर 5 किलोमीटर के अंदर उसे जो है कि आपको क्या मिलेगा? रोजगार जो है कि आपको दिया जाएगा। अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी जो है कि आपको भत्ता का प्रावधान किया गया है ना। आगे देखते हैं। मनरेगा के तर्ज पर हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में लोगों को गारंटी रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो है कि आपको सुरक्षा योजना PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो है कि सुरक्षा योजना, इस योजना की शुरुआत, अच्छा इस योजना का जो है कि आपको, इस योजना को मार्च 2006 को मंजूरी जो है कि आपको दिया गया था। और इसका उद्देश्य समान रूप से जो है कि आपको देश के विभिन्न हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य सुविधा जो है कि आपको क्या करना? उपलब्ध कराना, और असंतुलित जो है कि असंतुलन को ठीक करना, और विशेष रूप से कम जो है कि आपको सेवा वाले राज्यों की गुणवत्ता पूर्वक जो है कि आपको चिकित्सा शिक्षा में जो है कि आपको सुधार सुविधाओं को जो है कि आपको बढ़ाना था। प्रधानमंत्री जो है कि ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होता है? वर्ष 2000 ईस्वी में इसको लॉन्च किया जाता है, 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया जाता है। और यह भारत में संबंध जो है कि आपको असंबद्ध गांवों को हर जो है कि मौसम में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यह राष्ट्रव्यापी योजना को चलाया गया था। और इस योजना भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो है कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया था। अगला है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो भारत की राजकीय नीति किसके द्वारा? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। भारत की राजकोषीय नीति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है कि प्रतिपादित किया जाता है। मौद्रिक नीति कौन देता है? मौद्रिक नीति जो है कि आपको RBI देता है, जबकि राजकोषीय नीति कौन देता है? वित्त मंत्रालय जो है कि आपको देता है ना, वित्त मंत्रालय। और सेबी, भारत में प्रतिभूति और वित्त जो है कि आपको नियामक का कौन होगा? बोर्ड। ये सेबी जो है कि आपको होगा। 42वां सवाल, 42वां सवाल क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 42वां सवाल बोलता है कि जनसंख्या लाभांश किसे जो है कि आपको निर्धारित करता है? जनसंख्या लाभांश जो है कि आपको किसी जनसंख्या में तरुण की आयु ही जनसंख्या लाभांश को क्या करता है? निर्धारित करता है। तरुण की आयु, जनसंख्या लाभांश या जनसंख्या लाभांश है ना, जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब होता है कि किसी देश की जनसंख्या में काम करने वाले संख्या की उन पर आश्रित लोगों की संख्या से ज्यादा है ना। कामकाजी आयु का जो है कि आपको जनसंख्या कितना? 15 से लेकर 64 जो है कि आपको होता है। जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को जो है कि आपको क्या करता है? निर्दिष्ट जो है कि आपको करता है। और भारत में जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है। भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है। यहाँ लगभग 65% आबादी जो है कि आपको किस पर है? श्रम करने योग्य जो है कि आपको यहाँ पर होने वाले 65% आबादी यहाँ पर कैसा होगा? श्रम करने योग्य होगा। और विश्व में सर्वाधिक जो है कि मानव श्रम जो है कि कहाँ मिलता है? मानव का श्रम जो है कि देखिएगा भारत में ही जो है कि आपको मिलता है। और भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है कि आपको देश है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला 2019 का पेपर है। 2019 का पेपर जो है कि आपको है। पहला क्या बोलता है? पहला है सिडबी। सिडबी के बारे में बोलता है कि सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी को क्या कहा जाता है? सिडबी कहा जाता है। ए हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी की बात करेंगे, लघु उद्योग क्षेत्र में सर्वोत्तम जो है कि आपको बैंक किया जो है कि आपको सिडबी होगा। सिडबी की स्थापना 1990 में 2 अप्रैल को किया गया। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है कि आपको लखनऊ में होने वाला है सिडबी की। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो है कि वित्त कंपनियों के समग्र जो है कि लाइसेंस और विनियम के लिए शीर्ष जो है कि आपको निकाय होने वाला। अगला 2019 का मुख्य परीक्षा मेंस का परीक्षा का सवाल है। यहाँ से कौन शुरू हो रहा है? मेंस हो रहा है शुरू। आइएगा, 3 इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री जो है कि आपको लॉन्च। यह पुस्तक किसने जो है कि आपको लिखा है? तो यह पुस्तक किसका है? मिल्टन फ्रीडमैन का जो है कि आपको पुस्तक हो जाएगा। फ्रीडमैन का होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन, यह अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड जो है कि आपको रीगन और ब्रिटिश जो है कि प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की आर्थिक सलाहकार ने जो है कि आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। इसी ने जो है कि आपको लिखा है। 3 इज नो सच है ना, 3 अच्छा देयर इज नो सच है, 3 बोल रहे हैं। देयर इज नो सच
थिंक एज अ फ्री जो है कि आपको लॉन्च नामक पुस्तक है ना, किसके द्वारा? मिल्टन जो है कि आपको फ्री है ना, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। इनको 1976 ईस्वी में अर्थशास्त्र का क्या मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल जो है कि आपको प्रदान किया है। और इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स सिद्धांतों का विश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि आपको योगदान रहा है। फ्रीडमैन अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने खपत विश्लेषण, मौद्रिक इतिहास और सिद्धांत एवं स्थितीकरण नीति की जटिलता पर अपना जो है कि आपको शोध किया है। लिस्ट में जर्मनी के आर्थिक जो है कि आपको राष्ट्रवाद का पिता जो है कि आपको माना जाता है। तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? तो यह लिस्ट को माना जाता है। और हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, है ना, जिसे द्वितीय जो है कि आपको विश्व युद्ध में जो है कि आपको शुरुआत किया था। अगला है कि इसकी आत्मकथा कौन है? हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप जो है कि हिटलर की आत्मकथा होगी। आगे देखते हैं 45वां सवाल। 45वां सवाल बोलता है कि आपका वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण क्या है? स्थापन का उदाहरण क्या है? तो यह क्या है? वस्तु संयोग स्थापन। पेन और स्याही। क्या है? पेन और स्याही। कैसे लिया देखिएगा। वस्तु संयोग स्थापन का वह जो है कि आपको अवस्था होता है जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बिना किसी उपयोग, बिना कोई जो है कि उपयोग किए नहीं जो है कि आपको हो सकता है। जैसे पेन और स्याही, तो पेन नहीं रहेगा स्याही नहीं रहेगा तो उपयोग कैसे होगा? इसीलिए जो है कि इसका आंसर जो है कि आपको लिया है। जैसे पेन, स्याही, पेट्रोल और गाड़ी। अच्छा, पेट्रोल रहे या गाड़ी न रहे तो कहां से यूज करेंगे? इसको भी जो है कि आपको लिया है ना। वस्तु स्थापन में एक दूसरे पर जो है कि वस्तु क्या होते हैं? पूरक रूप से जो है कि आपको, अर्थात एक दूसरे पर जो है कि आपको प्रयोग जो है कि किया जा सकता है। जैसे चाय के बदले कॉफी का सेवन करना, है ना। चाय नहीं मिलेगा तो आदमी कॉफी पी के भी रह सकता है ना। इसको स्थापन जो है कि आपको कहते हैं। अगला है 46वां नंबर सवाल। 46वां सवाल बोलता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का होने वाला? सबसे अधिक जनसंख्या तो आपको पता होगा कहाँ का? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या जो है कि आपको होगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, जबकि न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे किसका था? सिक्किम का जो है कि आपको था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी विश्व की आबादी का लगभग कितना परसेंट था? 17 जो है कि आपको 5% जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अगला है 2019 का पेपर आ गया। 2019 का जो है कि आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो है कि एग्जाम का पेपर है। आइएगा। जीडीकेपी राष्ट्रीय घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोजकर्ता जो है कि आपको कौन था? राष्ट्रीय घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोजकर्ता बेटा जो है कि आपको लुस्पा रास्तो जो है कि आपको होगा। कहा गया? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपको इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो गया। ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद होगा। जीडीकेपी के विचार दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बेटा जो है कि आपको सुप्लास्तो ने जो है कि आपको दिया था। जीडीकेपी आधारित जो है कि अर्थव्यवस्था 4 जो है कि बुनियादी स्तंभों के माध्यम से किसी राष्ट्र के विकास और भविष्य को जो है कि आपको मापा जाता है। सबसे पहला बोल रहा है कि नॉलेज आइटम्स के आधार पर, दूसरा है कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स के आधार पर, तीसरा बोलता है कि कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स के आधार पर, चौथा किस पे? चौथा जो है कि आपको कास्ट ऑफ लर्निंग के आधार पर, कॉस्ट ऑफ लर्निंग है। कॉस्ट है, यहाँ कास्ट ले लिया। यहाँ कोस्ट नहीं लिखा, यहाँ हिंदी में कास्टे लिखा है ना, कास्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ कोस्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश में लिखा है ना। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला है कि 48वां सवाल क्या बोलता है कि किसी देश में भुगतान संतुलन में शामिल होता है। भुगतान संतुलन में कौन कौन शामिल होता है? तो वस्तुएं एवं सेवाओं का व्यापार, दूसरा बोलता है कि पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, तीसरा बोलता है बचत और निवेश। ये तीनों का तीनों क्या होता है? भुगतान संतुलन प्रणाली में जो है कि आपको शामिल होता है। आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बोल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी भुगतान संतुलन में एक विशिष्ट जो है कि अवधि में किसी देश और शेष विश्व के बीच सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड जो है कि आपको होता है। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन के रूप में जो है कि आपको इसे जाना जाता है। और किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियों का अनुपात जो है कि आपको शामिल होता है।
बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी देश में आने वाले धन और शेष विश्व में जाने वाले धन के बीच का क्या होता है, अंतर जो है क्या आपको होता है ना। देखिएगा भुगतान संतुलन खाता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चालू खाता, एक होता है कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता होता है। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात संबंधित जो है क्या आपको चीज जो है क्या आपको दिखाई देता है, भुगतान प्राप्ति का लेखा जोखा होता है। और पूंजी खाता में पूंजीगत जो है क्या आपको वित्तीय अनुमान एवं प्राप्ति का लेन देन जो है क्या आपको होता है। 49वां सवाल क्या बोल रहा है देखिएगा, 49वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो बिहार में स्थित कौन नहीं है, औरैया। औरैया जो है कि आपको बिहार में नहीं है। औरैया कहाँ पे होगा, यह उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। अब शेष ये तीनों जो है कि आपको बिहार में है। मुजफ्फरपुर में कांटी होगा, थर्मल पावर प्लांट है। बरौनी बेगूसराय में होगा, और कहलगांव कहाँ होगा, भागलपुर में होगा। कहाँ होगा, भागलपुर में होगा। ठीक है, भागलपुर में होगा। देखिएगा शेष जो है कि आपको होगा बिहार में होगा। कांटी थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरपुर में होगा, बरौनी जो है कि आपको बेगूसराय, कहलगांव भागलपुर में होगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है कि आपको बाढ़ पटना में होगा। और बरौनी में तेल शोधक क्या है, कारखाना भी होने वाला है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, सेबी का मुख्यालय जो है कि आपको बंबई में होगा। कहाँ होगा, बंबई में होगा। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड। सेबी भारत में प्रतिभूति और कंपोजिटर बाजार के लिए नियामक संस्था है। और सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में 12 अप्रैल 1988 को सेबी का कौन सी समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना हुआ था, दबे समिति। एस.ए. दबे समिति के सिफारिश पर सेबी की स्थापना जो है कि आपको किया गया। लेकिन सेबी का एक्ट कब आता है, एक्ट तो 1992 में एक्ट आता है। कब आता है, एक्ट 1992 में आता है। स्थापना 1988 में ही हो जाता है, लेकिन जो एक्ट आता है सेबी का 1992 में जो है कि आपको सेबी का एक्ट जो है कि आपको आता है। आगे आइएगा, अगला बोलता है 51 नंबर सवाल। एस.ए. दबे समिति, एस.ए. दबे समिति के सिफारिश। आगे देखिएगा, अगला है कि भारत का पहला आर्थिक जनगणना कब किया गया, 1977 में किया गया था। 1977 में जो है कि आपको किया गया था आर्थिक जनगणना। भारत का पहला आर्थिक जनगणना 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। 1977 में किया गया था। भारत में अब तक कितना बार, अब तक 7 बार जनगणना जो है कि आपको आयोजित किया जा चुका है ना। 7 बार आर्थिक जनगणना। कैसा जनगणना, आर्थिक जनगणना अब तक भारत में कितना बार, 7 बार। 7 बार जो है कि आपको हो चुका है। 77 में, 80 में, 90 में, 98 में, 2005, 2013 और 2019 में। यह जो है कि आपको 7 बार कैसा जनगणना है, आर्थिक जनगणना भारत में अभी तक हो चुका है। पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू किया था। और भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब होता है, तो नियमित जनगणना होता है कब, 1881 ईस्वी में जो है कि आपको होता है। और भारत का पहला जो है कि आपको जातीय जनगणना कब हुआ था, 1931 में जो है कि आपको पहली बार जातीय जनगणना जो है कि आपको करवाया गया था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला है 2020 का पेपर है, 2020 का मुख्य परीक्षा का पेपर है। क्या बोलता है कि वर्ष 2011 में जनसंख्या के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। कहां पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है कि आपको दर्ज किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको दर्ज किया गया है। कहाँ है, 17 है। कितना है, 17 जो है कि आपको होगा। आइएगा, अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो है कि आपको वर्ग किलोमीटर 17 है। और सबसे अधिक जो है कि अपना बिहार में देखने को मिलेगा, 1106 जो है कि आपको देखने को मिलेगा। भारत का जनघनत्व 382 जो है कि आपको होगा। अगला देखिएगा, अगला है कि जेम्स जो है कि आपको टोबिन के द्वारा पहली बार जो है कि आपको सुझाया गया टोबिन टैक्स। कौन सा टैक्स है, टोबिन टैक्स है। टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है, टोबिन टैक्स। तो टोबिन टैक्स जो है कि आपको करेंसी लेन देन पर जो है कि आपको लगाया जाता है। करेंसी के लेन देन पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स जो है कि आपको लगाया जाता है। टोबिन कर को मूल रूप से जो है कि एक मुद्रा के रूप में जो है कि आपको दूसरा मुद्रा में परिवर्तन कर के रूप में जो है कि आपको परिभाषित किया गया है। इसका सुझाव जेम्स टोबिन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। तो टोबिन टैक्स किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी जो है कि आपको दिया गया जेम्स टोबिन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। और इसके लिए इनको जो है कि किसका नोबेल, इसको जो है कि आर्थिक जो है कि विज्ञान में जो है कि आपको नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से जो है कि इनको सम्मानित किया गया है। और स्वदेशी जो है कि आपको विनिमय दर तीव्र जो है कि उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाने हेतु इस कर का प्रस्ताव जो है कि आपको लाया गया था। जेम्स टोबिन ने विदेशी मुद्रा बाजार में समस्त जो है कि आपको लेन देन
लेन देन पर जो है कि आपको कर लगाने का क्या दिया था, सुझाव जो है कि आपको दिया था। 54वां सवाल क्या बोलता है, 54वां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं मतलब अप्रत्यक्ष कर होगा। तो अप्रत्यक्ष कर ये है जीएसटी। कौन सा जीएसटी जो है क्या अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी के क्या हम आप लोग देते हैं, नहीं, हम लोग सामान खरीदते हैं ना उसको दे देते हैं और वो कंपनी सरकार को दे देती है। तो जो आप अपने से दीजिएगा वो प्रत्यक्ष कर, और जो आप अपने से नहीं देकर कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी सरकार को दे रही है, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। देखिएगा किसी सरकार हटा के इसको लाएगा कौन सा कर, सर। हाँ जितना पहले जो है कि आपको वैट था, क्या था, प्रत्यक्ष कर वैट था, सभी को हटा देंगे। वैल्यू नहीं वैट था पहले, क्या था, वैट था। सामान पर क्या लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। अभी वैट को हटाकर जो है कि आपको क्या लाया गया, इसी को हटाकर जो है कि एगो लाया गया जिसका जीएसटी। अब पूछेगा जीएसटी में अभी कितना जो है कि आपको टैक्स स्लैब रखा गया है, कितना स्लैब है जीएसटी में, कितना स्लैब वर्तमान में, 5-18 2 दुइये गो टैक्स स्लैब है। एगो है आपको 5% वाला है, एगो 18% वाला है। बाकी तीन सब सर, स्लैब को अभी क्या तीन। कर दिया गया, खत्म कर दिया। 3 वाला वो स्पेशल है, 3 वाला स्पेशल है, आभूषण पे लगता है। 3 वाला क्या है, स्पेशल है, आभूषण पे लगता है। 40 वो क्या है? टैक्स स्लैब में नहीं आएगा 40 जीएसटी में। वो स्पेशल है, वो जो है कि आपको 30 वाला है ना, 40, हाँ 40 वाला सही बोले, 40 है ना, लग्जरी पर। किस पर, लग्जरी पर जो लीजिएगा ना उस पर 40% है। ये भी स्पेशल है। हमारे देश में दुइये को अभी जीएसटी स्लैब है। जीएसटी का 2 स्लैब है, एगो 5% वाला, एगो 18% वाला, एगो 5% वाला, एगो 18%। हाँ भोग विलासता, लग्जरी बोलते दिए, लग्जरी आइटम में भोग विलासता आ गया। लग्जरी आइटम में कौन आ गया, भोग विलासता आ गया। आगे देखिएगा अगला बोलता है किसी जो है कि आपको सरकार के द्वारा व्यक्तियों एवं वित्तीय जो है कि आपको संस्था हेतु वस्तु एवं आय इत्यादि पर अधिभार या धन लिया जाता है, उसे ही जो है कि आपको कर या टैक्स कहा जाता है। कर जो है कि आपको 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की बात करेंगे, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो व्यक्ति पर लगाया जाता है और अंतिम रूप से भुगतान उसी व्यक्ति को करना पड़ता है, जैसे आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर। इस पर लगने वाला जो टैक्स है वो प्रत्यक्ष टैक्स होने वाला है। दूसरा बोलता है अप्रत्यक्ष कर, वह कर जो लगाया जाता है किसी और पर, लेकिन अंतिम रूप से भुगतान कोई और जो है कि आपको देता है ना, अंतिम रूप से कोई और जो है कि आपको देता है। अप्रत्यक्ष कर जो है कि आपको हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर जो है कि आपको देखिएगा सेवा कर हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा, मनोरंजन कर हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, सीमा शुल्क हो जाएगा, इत्यादि जो है कि आपको होगा। वर्तमान में भारत में सभी जो है कि आपको सभी अप्रत्यक्ष करों को एक सिंगल कर के रूप में क्या बदल दिया है, एक सिंगल कर के रूप में बदल दिया है, जिसका नाम दे दिया गया है जीएसटी। सबको बंद करके अप्रत्यक्ष में एगो लाया जीएसटी। जीएसटी का बात करेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है और 1 जुलाई को हम लोग किस दिवस के रूप में जानते हैं, जीएसटी दिवस के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और जीएसटी के लिए एक संविधान संशोधन संसद में लाया गया था, कौन था, 101वां नंबर का संविधान संशोधन जो है कि आपको था। और 1924 में जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, 122वां नंबर का बिल था। बिल पूछेगा 122वां नंबर का, ठीक है। 1954 में जीएसटी कहाँ लागू होने वाला पहला देश कौन सा था, तो फ्रांस में जीएसटी सबसे पहली बार क्या हुआ था, लागू जो है कि आपको कराया गया था। कहाँ पे, फ्रांस में लागू करवाया गया था। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि आपका शिक्षित जो है कि आपको व्यक्तियों को विकासशील देशों से जो है कि विकसित देशों में बदलने का जो है कि आपको क्या कहलाता है, तो ये बदलने की प्रक्रिया जो कहलाती है, पलायन की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, तो प्रतिभा पलायन कहलाती है। कौन सी पलायन, प्रतिभा जो है कि आपको पलायन। कैसा देश है, विकासशील है। भारत भी कैसा देश है, भारत भी जो है कि आपको विकासशील देश है। भारत कब बोला है, भारत बोला है कि 2047 तक हम कैसा देश बन जाएंगे, विकसित देश बन जाएंगे। 2047 तक विकसित बन जाएगा ना, तो ये कैसा प्रतिभागी होगा, तो प्रतिभागी जो है कि आपको प्रतिभा पलायन जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि जो शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना ही जो है कि आपको कैसा होता है, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं अपने देश में न रुक के, जैसे भारत का कोई इंजीनियर है अपने देश में ना रुक के अमेरिका चला जाता है, तो वो पलायन कैसा पलायन है, तो वो पलायन है प्रतिभा का पलायन है। प्रतिभा मतलब होता है कि आप उतना जान रहे हैं कि आप उस देश में जाने योग्य हैं, आपको देश जो है कि आपको क्या कर रहा है, बुला जो है कि आपको रहा है। आइएगा क्या बोलता है कि शिक्षा और कुशल जो है कि आपको व्यक्तियों को विकासशील देशों से जो है कि विकसित देशों की ओर पलायन करना प्रतिभा पलायन जो है कि आपको कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन जो है कि आपको ड्रेन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सबसे प्रतिभाशाली और शिक्षित जो है कि आपको श्रमिकों को दूसरे जो है कि आपको देशों में बेहतर रोजगार की तलाश में जो है कि आपको जाना पड़ता है।
भारत का एक बच्चा आईआईटी से पढ़ता है एवं अमेरिका में काम करने के लिए जो है कि आपको चला जाता है ना, चला जाता है। तो यह जो क्या हुआ, तो यह जो है कि विकसित अमेरिका देश का के सर विकास क्राइटेरिया क्या कौची है? क्या विकसित देश बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है? विकसित देश के मतलब लिए कितना क्या क्राइटेरिया होना क्या चाहिए? है? हाँ, कि भारत से आप बोले ना कि 47 तक विकसित देश में शामिल हो जाएगा, तो मतलब क्या है उसका आखिर? जो है कि बहुत आपको सारा विकास करेगा तभी ना, एगो दूगो फैक्ट थोड़ी है ना, बहुत सारा जो है कि आपको फैक्ट है उसके लिए। बहुत सारा नहीं, सर इसमें डॉलर रखा गया ना, कितना डॉलर से तो ऊपर उसका ये रहेगा तो हो जाएगा। हाँ, तो सब कुछ तो पैसे का खेला है, सब जो देखिएगा। तो अंतिम रूप से आदमी कमाना काहे चढ़ रहा है ना, पैसे सर के लिए ना जैसे कमाना कहने चाह का रहा है। मतलब मेरा वो बात नहीं है, जैसे अभी मान लीजिए अभी डॉलर भारत कितना है, 685 है शायद क्या, तो हाँ, तो फॉरेन रिजर्व जो है कि आपको है हाँ हाँ, उसी 685। के हिसाब से मापा जाता है। हाँ शायद इसका क्राइटेरिया अच्छा, जानते हैं सर, हमको लगता है कि 1265 के 70 ऐसे है और उसको क्रॉस करेगा ना तो शायद विकसित अच्छा देश, मतलब विकसित देशों का श्रेणी में गिनती हो जाएगा। ये तो 47 1270। तक रखा, इस शायद 1217 के आसपास है कोई सर, अभी डाटा एक्यूरेट नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो बोला है 30 ट्रिलियन डॉलर के लिए ना, यहाँ पे 47 तक तो बोला है 30 ट्रिलियन डॉलर के लिए। हाँ, तो 30 ट्रिलियन पहुंचेगा तो उसके हिसाब से जो है कि 47 तक विकसित भी जो है कि बन जाएगा। पता नहीं बहुत कैसे सारा बनाएगा अभी, है ना, इसका बहुत सारा कैसे पैमाना है। बनाएगा तो वही जो है 3 कि आपको ट्रिलियन जानेगा। सर, 3 ट्रिलियन होगा ना? नहीं, 3 ट्रिलियन 3 तो ट्रिलियन, 3 होगा, 3 ट्रिलियन। होगा, 3। हाँ, 3 ट्रिलियन तो हो जाए, 3 ट्रिलियन तो इधर ही रखा है, अभी तो नहीं रखा है, तो इधर ही रखा है 3 ट्रिलियन वाला, है ना। 3 ट्रिलियन भारत से वाला 3 शायद जो है ट्रिलियन कि नहीं आपको हुआ है। 2030 में ही जो है कि आपको रखा है शायद, है ना, 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी का रखा है ना, 2030 तक ही रखा है। 3 तो हो गया आता 3 ट्रिलियन में रखा है, तभी ना जो है कि चौथा रैंक पर जो है कि आपको आ गया है ना, चौथा रैंक पर जो है कि पार कर आपको गया आया सर, है, 3 अभी है 3 ना। खा रहे हैं। 3 वाला जो है कि आपको है ना, 3 वाला कहिया जो है कि आपको पार किया है, तो 24 के आसपास में जो है कि 3 वाला जो है कि आपको 30 पार कर ट्रिलियन गया है, 30 है। ट्रिलियन कंफर्म है, 30 हाँ, और 3 में 30 अंतर होगा, नहीं है 30 सर। होगा तब 30 ना, ट्रिलियन है 30 में सर, अंतर। 30 ट्रिलियन, हाँ, 30 47 होगा, का। 30 होगा, हाँ 47 में होगा, सब 30 लास्ट ट्रिलियन में डॉलर इकोनॉमी जो है कि सब आपको लास्ट में सर करना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, पता चलेगा तो। है ना। आगे चलते हैं। भारत एक जो है कि आपको, है ना, भारत का एक बच्चा आईआईटी से पढ़ता है और अमेरिका में जो है कि काम करने के लिए चला जाता है, तो ऐसी ऐसी जो है कि आपको व्यवस्था में, है ना, तो अमेरिका का विकास के लिए काम कर रहा होता है, जबकि उसके मातृ देश भारत में उनको जो है कि कुछ फायदा नहीं होता है। प्रतिभा पलायन किसी जो है कि आपको देश की मानवीय संसाधनों का विपरीत जो है कि आपको क्या पड़ता है, इस पर प्रभाव जो है कि आपको पड़ता है। 56वां सवाल, 56वां बोलता है कि मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो मांग में परिवर्तन जो है कि आपको देखिएगा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, मांग बढ़ेगा तो कीमत भी चेंज होगा। और जनसंख्या में वृद्धि, ये भी जो है कि आपको होगा, सब का सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मांग के बदलाव का मतलब होता है किसी उत्पाद और सेवा की मांग में वृद्धि या कमी, है ना। मांग में बदलाव का कुछ कारण होता है उपभोक्ता की आय में बदलाव, वस्तु के कीमत में बदलाव, उपभोक्ता के पसंद में बदलाव, प्रौद्योगिकी में बदलाव, जनसंख्या में बदलाव। जनसंख्या रहेगा तभी ना खरीदेगा। फैशन में बदलाव, जलवायु में जो है कि आपको बदलाव, ये सब जो है कि आपको कारण रहता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। 2021 का पेपर शुरू हो रहा है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। 57 नंबर सवाल क्या बोलता है कि भारत का आर्थिक राजधानी जो है कि किसे, मुंबई को बनाया गया है। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी, भारत की राजनीतिक राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। आर्थिक राजधानी कहाँ है, मुंबई है। आगे चलते हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको माना गया है, तो वह माना गया है किसको, वाराणसी को माना गया है। स्टार्टअप जो है कि कैपिटल ऑफ इंडिया, यह कौन सा है, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, यह है आपका नई दिल्ली होगा। और पहले जो है कि आपको बेंगलोर को यह दर्जा जो है कि आपको प्राप्त था। आगे बोलता है कि भारत का साइंस सिटी बेंगलोर को कहा गया, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा गया, साइलेंट वैली केरल को कहा गया, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा गया। मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। और जमशेदपुर भारत का पीटर्सबर्ग कहा गया है। 2021 का ईएसआई का पेपर है। आइए 58 नंबर सवाल क्या बोलता है। 58 नंबर सवाल बोलता है कि किस क्षेत्र में लघु मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का प्रायोजनकर्ता कौन है। तो इसके प्रायोजनकर्ता कौन है, विश्व जो है कि आपको बैंक मिशन जो है कि आपको होगा। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का प्रायोजनकर्ता विश्व बैंक का मिशन होता है। नोट विश्व बैंक के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। अगला बोलता है 59 नंबर सवाल। 59वां सवाल बोलता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाए गए विकल्पों का जो है कि आपको व्यू रचना जो है कि आपको क्या है ना।
तो पहला बोलता है कि कृषि का विकास का उन्मुख या समृद्धि, यही जो है कि आपको था, बाकी औद्योगिक नहीं है, सेवा नहीं है, सभी जो है कि आपको है ही नहीं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से लेकर 90 तक रहा है और इस योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू की रचना कृषिगत जो है कि विकास या उन्मुख जो है कि समृद्धि जो है कि आपको बताया गया है, उन्मुख समृद्धि बताया गया। यहाँ से देखेंगे 60 नंबर से हम लोग देखेंगे कल, मोटा मोटी कितना घंटा, 2 आवर जो है कि आपको चल गया है। आज तो खिंचाया थोड़ा सा, कितना नंबर पेज तक पहुंच गया है, 19 नंबर तक पहुंच गए हैं। पहुंचना कितना तक है, पहुंचना है 36 नंबर तक पहुंचना है ना, 19 नंबर तक